किसी को जज बनना है, किसी बच्चे को कैसे जज बन सकता है, जज की सैलरी कितनी होती है, जज बनने के बाद क्या प्रोसीजर होता है सर, ट्रेनिंग का, एडवोकेट बनने के बाद एक बेरोजगारी सी छा जाती है सर। एलएलबी के बाद में बेरोजगारी का सबसे बड़ा जिम्मेदार है। भारत का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो बच्चों को ये सिखाता हो कि भाई तुम्हारा विजिटिंग कार्ड जो कार्ड उसका ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए। सर आज के टाइम में हर तीसरा स्टूडेंट जो है कहीं न कहीं ना मेंटल सुसाइड करता है। पूरी दुनिया सर आईएएस के पीछे पड़ी हुई है, जुडिशरी के पीछे पड़ी हुई है। मेरे अकॉर्डिंग सर आज के टाइम में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप एलएलबी में कैसे आ गए सर? सरकारी जॉब में जितना जाना मुश्किल है ना, उतना ही वहां से आपको कोई निकाल दे ये मुश्किल है। मतलब आप मानोगे नहीं, आशीष भाई रात को 3-3 बजे नींद खुल के ऐसे मतलब फील होता था, हाँ मैं जुडिशियल ऑफिसर बना, पुलिस वाला सैल्यूट मार रहा है वगैरह वगैरह, एक फीलिंग आता था। बीकॉम को इतनी इज्जत नहीं देते, इज्जत नहीं मिल पाती है ना। हाँ। So our guest today is Mr. Tansukh Paliwan, who is a lawyer, chartered accountant and also a teacher. Being a teacher himself, हमारे guest कहते हैं कि LLB की सारी कोचिंग्स पर ताले लग जाने चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, उनका ये भी कहना है कि कॉलेजेस को अपने टीचिंग मेथड्स में बदलाव लाना चाहिए ताकि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम बेटर हो सके। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि क्यों लॉयर्स की स्टाइपेंड इतनी कम होती है और इंटर्न्स का काम बहुत ज्यादा होता है। इसका सॉल्यूशन भी बताया है फॉर ऑल द फ्यूचर लॉयर्स। और सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बताए हैं इस पॉडकास्ट में। सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली ऑन द लीगल बाबा शो। सर स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे एंड थैंक यू सो मच सर, आप आए, टाइम निकाला आपने एंड वी आर सो ग्रेटफुल। आप आ गए और हमें दर्शन दे दिया आपने सर, थैंक यू सो मच। अरे आशीष, दैट्स योर काइंडनेस। ऑनेस्टली कहूँगा तो ये मुझे बड़ा एक अच्छा फील आ रहा है। मतलब बहुत टाइम बाद ऐसा लग रहा है कि अपने जैसे बंदे के सामने बैठ के बात करने वाला हूँ और काफ़ी कुछ जो है मैं आपसे सीखता भी हूँ। इनफैक्ट अपना वकील खुद बनो। अरे सर थैंक यू सो मच सर। सीखने की बात तो है सर, दुनिया आपसे बहुत कुछ सीख रही है सर, बट मैं शुरुआत से शुरू करना चाहूँगा। बिल्कुल, आई बीन स्टडिंग अबाउट यू एंड मैंने पढ़ा है कि आप न्यूज़पेपर बेचने से लेकर राजस्थान के गवर्नमेंट ऑफिसर बन गए सर। आई मीन ये जर्नी कैसी रही सर? मतलब स्ट्रगल रहा होगा, दिक्कतें आई होंगी, ऑब्स्टिकल्स होंगे, कोई कुछ की पॉइंट्स, गोल्डन पॉइंट्स जो आप लोगों को बताना चाहते हो, अपनी जर्नी भी बताओ सर। यार आशीष जी, देखो समुद्र के किनारे पे पहुंचने का मज़ा तो तभी है जब तैराकी दुर्भर हो, मुश्किल भरी हो। तो मैं तो इसको अपनी ज़िंदगी का सौभाग्य समझूंगा कि कहीं की ईश्वर ने वो संघर्ष जीवन में डाला है ना। हाँ ज़रूर रहता है, अब ह्यूमन नेचर है तो कई बार लगता भी है कि यार क्यों ऐसा है वैसा है। एक टाइम था जब 2008 में जब मैंने अपना 12th कंप्लीट किया, उसके बाद सीन ये था कि भाई बाहर जाना। तो आशीष भाई क्या था कि मैं जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर एक बालोतरा शहर है, वहाँ रहता हूँ। शहर नहीं कह सकता उसको, कस्बा है जी। हमारे राजस्थान सरकार ने इसको जिला घोषित किया बहुत टाइम बाद, वो एक अलग बात है। लेकिन उस कस्बे से जोधपुर शहर आना एक मतलब हमारे लिए उस टाइम बड़ी बात थी। और ख़ासकर तब जब आप एक मतलब मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करते हो तो एक चीज़ अलग लेवल पे चली जाती है। हमारे पिताजी की क्या साड़ियों का काम काज जैसे हुआ करता, तो मैंने साड़ियाँ बेची है। मतलब अभी आप मुझसे पूछोगे ना तो मैं बता सकता हूँ कि 5.25 मीटर कहाँ आएगा और 6.25 मीटर कहाँ आएगा। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है ना। राइट सर। तो वहाँ से जब जोधपुर आया ना आशीष जी, तो उस समय क्या था कि यही चीज़ था कि पहले खुद को कंफर्टेबल करना, और ये लाइफ में ज़रूरी भी है। जब तक अपन किसी नई जगह पे खुद को कंफर्टेबल नहीं करते तो शुरुआत नहीं हो पाती वहाँ पे। तो उस समय क्या है, ट्रेन का लोकल ट्रेन आती थी आशीष भाई, 18 रुपये का टिकट था उसका, और माता जी से 2 पराठे बनवा देते थे। तो वहाँ से सुबह ट्रेन निकलती थी, पहुँचते और जोधपुर कुछ नहीं करते, बस वो कहते ना बैलों की तरह घूमता रहता है। मैंने कहा कहाँ पे क्या है, वहाँ पे क्या है वगैरह वगैरह, ताकि थोड़ा सा अपन कंफर्टेबल जोन में आ जाए। जब आए तो आते ही आपको पता है आशीष भाई, 12th में आपके जिस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स होते हैं तो आपके टीचर यही कहते हैं कि बेटा इस सब्जेक्ट में चले जाओ जी। आई एम नॉट एक्सेप्शन ऑफ दैट। तो कंप्यूटर साइंस मेरा अच्छा मार्क्स स्कोरिंग कर रहा था, तो उन्होंने बोला कंप्यूटर में जाओ। तो उसमें बीसीए करने के लिए ऑनेस्टली अगर आपसे कहूँ, मतलब आज के इस फील्ड का उससे कोई कनेक्शन नहीं रहा है। बीसीए करने के लिए आया था लाचू कॉलेज में, जो भी फॉर्म भरा, सिलेक्शन भी हो गया, जो भी मेरिट बेस्ड टेस्ट था। बट यार भाई उन्होंने जब बोला कि 30,000 रुपये लगने वाले सेमेस्टर के, ओके चप्पल उतर गई। तो बहुत ज्यादा। सर कब की बात है ये 2008 की बात है। 2008 में 30,000 मतलब
नहीं काफी ज्यादा पैसे हो गए सर। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि मेरे जैसे 50 तनसुख पालीवाल की बीकॉम हो जाती उस टाइम के अंदर। तो उस टाइम बीकॉम का फीस 1300-1400 का ही था, तो मैंने चूज़ किया बीकॉम। बट आशीष भाई, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं उस अपने लाइफ के इमोशनल एस्पेक्ट पे जरूर जाना चाहूँगा। तो जब बीकॉम का फॉर्म भरने के बाद में नियर बाई में अपन रूम वूम ढूंढते हैं, एक स्टूडेंट लाइफ होती है ना कि भाई अब एडमिशन ले लिया, अब आसपास का रूम हॉस्टल कुछ देखो, तो वहाँ पे एक रूम वूम देख लिया। तो उस रूम देखते समय जो मकान मालिक ने जिस तरीके से इज्जत भरी बेइज्जती की है, उससे मेरे को महसूस हुआ, मैंने कहा भाई बीकॉम का ज़्यादा जो है ना मामला चलेगा नहीं। तो दैट टाइम डिसाइडेड कि बीकॉम के साथ क्या कर सकते, तो मैंने सीपीटी की, है ना। अच्छा, बीकॉम को इतनी इज्जत नहीं देते, इज्जत नहीं मिल पाती है ना। हाँ, तो लगता है कि क्या किया हुआ है कि बीकॉम किया हुआ है, तो नाम सुनने में लगता है कि यार अच्छा कुछ खास नहीं इसके अंदर। तो बीकॉम के साथ वहाँ पे सीपीटी ज्वाइन किया। तो सीपीटी का जो भी कुछ हमारा इंस्टीट्यूट था, आईसीआई वगैरह, वो थोड़ा दूर था उस समय। तो मैंने कहा भाई गलत जगह पे रूम ले लिया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का क्लासेस तो चलती नहीं है ना। और फिर जब रूम चेंज करने की बात को लेकर मैं लैंडलॉर्ड के पास में गया, आशीष भाई मेरी ज़िंदगी का वो पल में ना, मैं मतलब अपनी मन से आज भी नहीं उतार सकता। उस टाइम के अंदर जुलाई का टाइम था, वहाँ पे जुलाई के टाइम बरसात हो रही थी, और उस लैंडलॉर्ड से मैंने कहा कि भाई अंकल, मेरे 1800 रुपये मैंने रेंट दिया था, तो शिफ्ट करना है, आप 4-5 दिन का रेंट काट लो और बाकी का दे दो। दैट टाइम आशीष भाई उस बंदे ने जो इंसानियत की बेइज्जती की है मेरे अंदर जो की है, हो सकता है मेरी गलती हो, लेकिन आप कोई बंदा आपके सामने बरसात में भीग रहा है और उसमें भी कह रहे हो कि तुम इसीलिए तुम सालों को मैं रूम नहीं देता। एग्जैक्टली वो उसके वर्ड्स थे, है ना, इसीलिए तुम सालों को मैं रूम नहीं देता क्योंकि तुम लोग कहीं पढ़ाई वढ़े तो है नहीं। तो वो बात इतनी चुभ गई माइंड के अंदर कि कहीं कहीं जो है फिर गांठ बांध ली। गांठ इंसान में बंधनी चाहिए, मेरा मानना है कि इंसान के अंदर माइंड में गांठ तो बंधनी चाहिए, चाहे किसी की भी बंधे। करेक्ट सर। तो वहाँ से फिर रोते बिलखते गए, सामान फेंक दिया था उसने उस चीज़ को लेकर, है ना। फिर रूम सारा शिफ्ट किया। तो उस नई जगह पे जाके शिफ्ट हुए। तो क्या होता है आशीष भाई, अपने यंगस्टर की लाइफ में ना बड़े क्या कहते हैं, आप समझ सकते हैं कि दुविधाएं भरी पड़ी रहती है। परिवार वाले नो डाउट पढ़ाने के लिए बाहर शहर में भेजते हैं, पैसे भी भेजते हैं, ऐसा नहीं परिवार वालों ने मदद नहीं की, बट आजकल के जिस दौर में ना उसमें चीज़ें कम पड़ जाती हैं। तो उस टाइम मेरा मंथली का खर्चा था 3-4 हज़ार का और घर से आते थे 1500 रुपये। तो एट दैट टाइम एक न्यूज़पेपर सेलिंग जिसका आपने जिक्र किया, वो क्या सीन होता है, वो सीन है ना बड़ा आसान था। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, सुबह 3:30 बजे उठो, एक जगह जहाँ पे आपका फिक्स एरिया होता है वहाँ पे जाके बैठ जाओ, उसमें से अगर पैम्पलेट का मामला आता है तो और अच्छी ऊपर से कमाई हो जाती है। तो वो करके 2 घंटे सुबह से न्यूज़पेपर बटावट बांटो और काम फ्री हो जाता है। तो वो क्या था कि वो मेरी एडिशनल चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा था उस टाइम में। तो आप इसको कह सकते हैं कि ज़रूरत भी थी, और मुझे लगा कि उस टाइम का वो एक सीनेरियो ठीक बैठता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें में थोड़ा डाइवर्ट हो जाता जी। तो वो एक लाइफ का पार्ट रहा था वहाँ पे, और वहाँ से आगे LLB की जर्नी भी कनेक्ट होती है, वो रहा था। तो ये सीन रहा न्यूज़पेपर वाला बात को लेकर। सर बट आपने सर, मैं बड़ा ही मोटिवेटेड हूँ आपकी जर्नी सुन के, और बहुत मज़ा आ रहा है सर आपसे बात करते हुए। बट आप सरकारी ऑफिसर भी थे, राइट? तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ के आप LLB में कैसे आ गए सर? आशीष भाई, कहानी तो इसका भी इसी से जुड़ा रहता है। वो आपने वो गाना नहीं सुना कि निगाहें तो रख आसमां पर, घुमा दे तो रुख दरिया का, तो बन जा वो समंदर के पार, सके ना कोई, जो आग है तेरे अंदर ललकार सके ना कोई। वाह सर, तो क्या था कि सर ये भी प्रोफेशन है आपका? कोई काम तो छोड़ सर। मैंने सोच रखा है कि जब बच्चे बोलेंगे ना कि सर अब आपसे नहीं पढ़ना, तो मैं पार्ट टाइम में ये काम करूंगा। आपको भी चाहिए तो मुझे बताना, मैं कुछ कुछ लिख के भेजूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस टाइम का सीन था कि कहीं की माइंड में तो चीज़ थी कि इस फील्ड में रहना है। एक दिन क्या हुआ था आशीष भाई कि सिलेक्शन हुआ, जब CA साथ साथ में कंप्लीट की, मेरी CA और LLB दोनों साथ साथ चली थी। तो सिलेक्शन के बाद में फिर ये अकाउंट ऑफिसर और ऐसे 3-4 फॉर्म साथ में भर दिए। तो उस टाइम पे संजोग रहा कि दोनों में सिलेक्शन हो गया। अब क्या होता है, उस टाइम मैं जस्ट फील्ड में आया था, प्रैक्टिस के फील्ड में आया ही था। तो वहाँ पे घर वाले, खासकर आप मिडिल क्लास है, तो उनका ये रहता है कि बेटा गवर्नमेंट जॉब है। एग्जैक्टली सर, कितना डिफिकल्ट होता है सर। मैं आई एम सो सॉरी टू इंटरवीन सर, कितना डिफिकल्ट होता है सर एक सिक्योर गवर्नमेंट जॉब छोड़ना, एंड देन बिल्कुल रिस्क लेके आप किसी और चीज में आ रहे हैं। सो हाउ डिफिकल्ट इट इज, एंड आपने किया कैसे सर ये चीज?
आशीष भाई, मेरे सीए ने मेरे को एक बात सिखाई है। सीए का मैंने बाकी तो कोई मॉनेटरी कंसेप्ट नहीं लिया है, लेकिन सीए ने सिखाया कि जितना लाइफ में रिस्क लोगे उतना रिटर्न मिलता है। और मैं इस चीज़ में स्ट्रांगली बिलीव भी करता हूँ कि बिना जोखिम के तो फिर कोई रकम आपको हासिल नहीं हो सकती। तो क्या है कि उसमें सिलेक्शन हो गया था, चले गए, भावनात्मक रूप से गए कि उन्होंने माता जी ने बोल दिया कि देख बेटा मतलब सरकारी नौकरी है, क्योंकि पिछली 5 पीढ़ियों में किसी की लगी नहीं थी। ये भी होता है, ये प्रेशर होता है, प्रेशर होता है, घर वालों से भी बड़ा प्रेशर होता है। और पता है आशीष भाई, प्रॉब्लम तो वहां आती है जब सैलरी आनी स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि एक स्टूडेंट लाइफ में जहां पर आप हर चीज को एकदम कंजूसी के साथ जीते हैं ना, पैसे आने स्टार्ट होते हैं, फिर आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। अब अचानक खर्चे को बंद करके वापस स्टूडेंट लाइफ में या उस चीज में जाना, वो बड़ा एकदम पेचीदगी का वराज होता है। करेक्ट सर, करेक्ट। बट ये चीज थी कि इधर ही जाना था, तो मैंने मेरी जुडिशियल सर्विसेज से मेरी एक इच्छा थी। मैंने कहा यार सेलेक्ट करना है, जुडिशियल ऑफिसर बनना ही बनना है। मतलब आप मानोगे नहीं आशीष भाई, रात को 3-3 बजे नींद खुल के ऐसे मतलब फील होता था, हाँ मैं जुडिशियल ऑफिसर बना, पुलिस वाला सैल्यूट मार रहा है वगैरह वगैरह, एक फीलिंग आता था। करेक्ट इस सर, टाइम करेक्ट। तो आशीष भाई, मैंने 2 साल तक जो है 2-3 साल तक एलएलबी के दौरान में पढ़ाने का तो पैशन था ही, शुरू से था उसमें। पहले 50 रुपये लेके स्टूडेंट को, अपने ही क्लास के स्टूडेंट दोस्त को पढ़ाते थे, तो धीरे धीरे पैशन तो बना हुआ था। और बोलने वाला काम मैंने आपको बताया, साड़ियों के धंधे ने मेरे को सिखा रखा था जी। तो वहाँ से सीनियर आगे बढ़ता है। तो उसमें क्या हुआ कि जब अपन एलएलबी कंप्लीट कर चुके थे, वकालत करे, तो सिलेक्शन वहाँ चले गए। वापस जब आए जुडिशियल सर्विसेज को लेकर, मैंने एक चीज़ देखी है आशीष भाई, सरकारी जॉब में जितना जाना मुश्किल है ना, उतना ही वहाँ से आपको कोई निकाल दे ये मुश्किल है। ऐसा क्यों सर? मतलब देखो, मैंने ऐसा सुना है हाँ, कि सरकारी जॉब अगर आपकी है तो हाँ, 100 लोगों की निगाहें होती है उस जॉब पे, यू नो पीपल वांट टू किक यू ऑफ आउट ऑफ दैट जॉब। ऐसा कुछ रियलिटी है या नहीं है? सरकारी जॉब जो है वो माउंट एवरेस्ट की आइसक्रीम है सर। ओके, आएगी भी मुश्किल से और जाएगी भी मुश्किल से। ओके। आसानी से कोई नहीं निकाल सकता। और अपने पास कोर्ट कचहरी का मामला भी रहता है। अगर जी। मान लो किसी का ऐसा होता है तो हमारे पास कोर्ट का ऑप्शन है। अगर आपने किसी को कुछ गलत कर दिया तो उस टाइम एक ऑप्शन होता है मेडिकल लेने का। Correct. आज मेरे शायद अगर डिपार्टमेंट वाले गलती से इसको सुन रहे होंगे तो खैर, अब तो मैंने सारा लीगल फॉर्मेलिटी टर्मिनेट कर लिया, लेकिन मैं मेडिकल लीव लेके, ये एकमात्र तरीका है, मेडिकल लीव लेके आप चले जाओ, आपको जॉब से कोई निकाल नहीं सकता। क्योंकि क्या होता है, सडनली जॉब बिल्कुल छोड़ के जाना, वो मेरे को थोड़ा सेंसिबल भी नहीं लगता। पहले एक गैप दो, एक ब्रिज का गैप दो, जिसको अपन ट्रांजिशनल बोलते हैं ना, सेंसिबल रिस्क लिया आपने। सेंसिबल, कैलकुलेटेड भी कह सकते हो। तो 5-6 महीनों का अपन ने ब्रेक ले लिया, पढ़ाई किया, फिर जुडिशरी के अंदर गए। अब जुडिशरी का भी अलग कहानी रह गया, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई वड़ाई हो गई थी वहाँ पे। तो 135 जो है एग्रीगेट कट ऑफ गया और 134.5 पे मेरे को रोका गया। भाई बहुत रोया मैं। ओके। कि जो आज मैं जुडिशरी के इतने स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, शायद उनके सामने मैंने कभी इस बात को रिवील नहीं किया होगा। मैं उनको ये कहता रहता हूँ कि नहीं यार, हारना नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन मैं बहुत रोया उस टाइम। 1-2 दिन तो पूरा रोने का कार्यक्रम चलता है। ये स्टूडेंट लाइफ का एक नॉर्मल पार्ट है जो होता है। फिर वहां से आप जो टर्निंग पॉइंट पकड़ते हो ना, वो आपकी दशा और दिशा दोनों तय करती है। अपने पास 2 ऑप्शन है, वापिस या तो देख लो, कोई और चूज कर लो। तो उस टाइम यही था कि आशीष भाई, जिंदगी में सीखी हुई चीज कहीं की काम आती है। मैं ये फर्म बिलीव बिल्कुल सही बात है सर। आपको पता है, पुराने जमाने में ना वो लाल कलर की बइया यूज करते थे अपन लोग। जी। डू यू रिमेम्बर? तो लाल लंबी लंबी बइयाएं जो हुआ करती थी। जी। तो उस समय लगता था कि मैं पिताजी के पास बैठ के सीख रहा था, भाई क्या काम आएगी। पिताजी डांटते थे कि भाई क्या कर रहा है सीख के, हैं अंग्रेजी मीडियम में कुछ सीख, वो काम आने वाला है। भाई मैं सीए के ऑफिस में जब गया ना, तो हमारे आर्टिकलशिप होती है, इंटर्नशिप होती है। ओके। तो उसमें सीए हमेशा पहले प्राथमिकता अपने सीनियर आर्टिकल को देता है। करेक्ट। जूनियर आर्टिकल का नंबर बड़ा लेट आता है। तो अब क्या हुआ, एक मंडी की फाइल आई। मंडी मतलब ये धान मंडी वगैरह जो होता है ना, मंडी वाले भारत में, आशीष भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, आज भी अपने बही खाते लाल के तहत मैनेज करता है। सर कंप्यूटर अकाउंटिंग से बताएंगे सर जनता को क्या होता है ये? क्या होता है कि मंडी की जितनी भी फाइल है, जैसे मान लो किसान अपना अनाज वगैरह है जो भी है, वो क्या करता है, वो आके सेल आउट करता है मंडी के अंदर। वहां पे वो लोग बिचौलिए होते हैं जो क्या करते हैं, आगे उसको आड़ती भी कह सकते हैं इनको, वो वापस आगे क्या करते हैं, सेल आउट है जो करते हैं। तो उनका हिसाब किताब जो है ना, वो एकदम कस्टम ट्रेडिशनल तरीके से ही चलता है। और उसके लिए इतनी लंबी लंबी लाल बही है जो मेंटेन की जाती है, जो कि अपने नॉर्मल सिस्टम में थोड़ी उल्टी है जो होती है जी, है ना। और ये सिस्टम आज भी फॉलो करते हैं अपन। लक्ष्मी पूजन में आप देखना, भले ही कंप्यूटराइज सिस्टम फॉलो करने वाला बंदा भी लक्ष्मी पूजन में लाल बही रखता है। ये अपने सनातन धर्म के अंदर भी एक चीज ओके फॉलो करते हैं उसको। तो वो सीखी हुई चीज थी।
अब एक मंडी की फाइल ऐसी आई वहाँ पे, बड़ी फाइल थी वहाँ पे, और हमको ऑडिट करने के लिए भेजा गया। अब वहाँ पे सीनियर आर्टिकल किया हुआ टाइट, ओके है ना। अब वहाँ पे कहते हैं ना, ऊपर वाला भी मौका देता है, कभी कभी सही जगह पे चौका मारने का मौका ऊपर वाला जरूर देता है। करेक्ट। तो वहाँ पे वो चीज़ रहा, अपना प्लस पॉइंट रहा, और उसके तहत वो सीखा हुआ था। तो उससे ये इंसिडेंट मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जिंदगी में सीखी हुई चीज़ काम आती है उस। बिल्कुल सर। तो अब आपने जैसे कहा ना कि वो जुडिशरी वाले पढ़े से यहाँ पे यही टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा यार, साल भर अपना पूरा एक कमरे में खुद को बंद करके इस तरीके से चीज़ किया है, तो जो जो तैयार किया है, जो नोट्स बनाए हैं, वो ऐसे वेस्ट तो नहीं जाएंगे, करेक्ट, है ना। तो एट दैट टाइम है ना आशीष भाई, वो जो नोट्स बना रखे थे, वो जो पढ़ाने वाला चीज़ था, तो मैं उसको फील्ड में लेके आया। पहले एक ऐसे टेबल बैच के माध्यम से सर, हर बड़े से बड़े टीचर की, मैं तो बहुत छोटा सा प्राणी हूँ सर, लेकिन हर बड़े से बड़े टीचर की शुरुआत जो है ना, वो इसी तरीके से एक तो बच्चों को पढ़ाने से होती है ना। और डेफिनेटली शायद मेरे जीवन का भी एक वो अहम पार्ट है जो रहा हुआ कहीं कहीं। तो वहाँ से वो पढ़ाना शुरू किया, और वो चीज़ थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते चला गया, और मुझे मज़ा आता था आशीष भाई। मतलब मैं जब पढ़ा तो मैं इसको फील करता हूँ जी। वही एनर्जी का कहीं कहीं स्कोर जो रहता है, वही रहता है कि यार जो बात बता रहे हैं अगले बंदे के माइंड में लिंक होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। और उस समय ना हर चीज़ के पीछे वो एक तार से दूसरे तार को जोड़ना। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन का डेथ आ रहा है, तो इस डेथ को मैं आईपीसी में कहाँ लेके जा सकता हूँ, इसी डेथ को मैं सीपीसी में कहाँ लेके जा सकता हूँ, इसी डेथ को अगर सीआरपीसी में लाना है तो कहाँ लाऊंगा, डाइंग डिक्लेरेशन में लेके जाना तो कहाँ लेके जाऊंगा। अब ये सारी कानूनी शब्दावली है, मतलब अगर आप किसी चीज़ को लिंक कर लेते हो तो वो चीज़ आसानी से याद हो जाती है। आपने जो बात बोली है, दैट इज बीन लिंक्ड इन माय माइंड। ये कला है सर। यू आर वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर सर, नो डाउट सर। मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आ रही है मेरे अंदर भी, मेरे जहन में भी आ रही है, मेरे दिमाग में भी घुस रही है। तो आई एम श्योर सर देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो जिनको आपसे बहुत फर्क पड़ा होगा, एंड दे हैव क्लियर्ड अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। ऐसा कुछ है सर आपके कोई लैंडमार्क स्टूडेंट्स ऐसे? सर डेफिनेटली सौभाग्य मिला है, ईश्वर ने दिया है इसका सौभाग्य, और मैं इसको मेहनत टीचर स्टूडेंट की कहना चाहूँगा। हकीकत बताया जाए ना आशीष सर, तो टीचर तो खाली क्या बनता है, एक जरिया बनता है, एक पाइपलाइन है। बच्चे की मेहनत पानी है, अब उस पाइपलाइन में जहाँ जहाँ पे डायरेक्शन मूव करेगा वहाँ वहाँ पानी मूव करता है, वो एक रोल प्ले करता है। बट वो पानी का जो फ्लो है कहीं कहीं, वो जो पानी की जो क्लैरिटी, वो तो उस बच्चे के अंदर होती है। मैं इस बात को बताते थोड़ा मतलब अच्छा फील कर रहा हूँ खुद को कि आज की टाइम के अंदर 300+ जुडिशियल ऑफिसर्स ऑल ओवर इंडिया 18 स्टेट्स के अंदर जो है वो इस लिंकिंग लॉ से कनेक्टेड रहे हैं। और डेफिनेटली एक इंसान की टीचिंग की लाइफ के अंदर उसके सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होती है कि जब कोई उसका कैंडिडेट जो है वो लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाए। गवर्नमेंट की जॉब क्लियर करना अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए आशीष भाई। एक बात छिड़ी है तो मैं एक नया टर्म आ गया है, लॉ वाला अनएम्प्लॉयमेंट, शायद आपने जी ऑब्जर्व किया जी हो, जी। है ना। मैं उस पे आऊंगा सर, अभी आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा प्लीज सर। प्लीज सर। तो वो चीज़ है ना, वो मेरे बड़े मतलब वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है सर। और जी। जिंदगी के अंदर अगर किसी चीज़ को मैं वाकई में अगर कुछ कर पाया तो उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ। I understand this thing. I can also relate to this thing sir. मैं बड़ा रिलेट कर पा रहा हूँ इस चीज़ से। बट इस पे अब मतलब अब आ ही जाते हैं सर, जब आपने टॉपिक छेड़ दिया है तो। बाकी मेरा एक क्वेश्चन था इससे पहले, मैं इसको कंप्लीट करना चाहूँगा। बट सर, गवर्नमेंट जॉब आज की डेट में कितनी ज़रूरी है? मतलब पहले घर वाले बोलते रहते थे यार हमारा लड़का हो जाए, हमारी लड़की हो जाए, वो गवर्नमेंट जॉब में चले जाए, गवर्नमेंट जॉब में चले जाए। अभी भी काफ़ी परिवार हैं जो बोलते हैं कि हमारे बेटे की या बेटी की सरकारी नौकरी लग जाए, गवर्नमेंट जॉब लग जाए। बट मेरा ये मानना है सर, गवर्नमेंट जॉब का जो कॉन्सेप्ट आया था वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया था, राइट सर? और ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट था कि भैया अगर आप सरकारी नौकर हैं, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको सब पे लाठी मारने का राइट है, वो पावर मिल जाती है आपको। आप समझ गए सर? तो ये चीज़ क्या अभी भी वैल्यूएबल है? मतलब मैं लाठी की बात नहीं कर रहा, बट गवर्नमेंट जॉब लेना ज़रूरी है इस टाइम पे? बिकॉज ये तो स्टार्टअप का भी ज़माना चल रहा है सर। या क्या हमें पैसों से ज़्यादा मतलब रखना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा मतलब रखना चाहिए? आशीष भाई, एक वर्ड है साइकोलॉजी। जी। आपको सोसाइटी की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कहीं कहीं खुद को कॉम्पिटेंट तो बनाना पड़ता है, करेक्ट, है ना। और ऐसे टाइम में अगर एक लड़की का फादर है, मैं दोनों एंगल से बात बताना चाहता हूँ, अगर एक लड़की का फादर है, वो ये देख रहा है कि भाई कोई अगर उसका होने वाला दामाद अगर गवर्नमेंट जॉब में हो तो उसकी बेटी कहीं कहीं सिक्योर रहेगी। अब जिस बेटी को उसने छोटे से बड़ा किया है, तो एक फादर को इतना अधिकार तो मिलना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग उसके अच्छे के लिए सोचे।
लेकिन डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब को एकमात्र ऑप्शन बनाना ये सबसे बड़ी गलत साइकोलॉजी है। पूरी दुनिया सर आईएएस के पीछे पड़ी हुई है, जुडिशरी के पीछे पड़ी हुई है। इतने कैंडिडेट्स लोग आते हैं, एग्जाम्स देते हैं। मेरे ख्याल से 10-10, 20-20 हज़ार स्टूडेंट्स एक टाइम पे एग्जाम देते हैं, राइट सर? आशीष भाई, मुझे नहीं पता कि इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए। सर देखिए, इस प्लेटफॉर्म को पे तो आपको बोलनी पड़ेगी सर। इट्स अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन सर। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं सर। लेकिन सर एक स्टूडेंट के मन की अगर बात बताऊँ ना, मेरे अकॉर्डिंग सर आज के टाइम में ये जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है वो एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट का सबसे बड़ा कारण है। आप सर यकीन करें ना करें, लेकिन जिस आईएएस का आपने जिक्र किया, उस आईएएस के अटेम्प्ट को लेकर अब मेरा ये मानना है कि एक बार दिया, 2 बार दिया, नहीं हुआ फिर छोड़ दो। ये यंग एज की बैंड मत बजाओ। बट उस समय क्या है, फिर हम कोचिंग वाले पिक्चर में आते हैं और हम जो है ना सर, हम उस बच्चे को एक अलग लेवल पे मोटिवेट करते हैं। हम कहते हैं नहीं यार अर्जुनो, तुम ऐसे कैसे हार मान लोगे, बाण चलाओ, अभी तुम्हें मछली की आंख दिख रही है। और हम अपने शब्दों से उस चीज़ का बच्चे का ब्रेन वॉश करके उसको वापस क्या करते हैं, वापस कहते हैं नहीं तो एक और अटेम्प्ट। वो बच्चा अपनी जिंदगी की युवा अवस्था का सर, यंग एज का, बुढ़ापे का 1 साल हो फर्क नहीं पड़ता, बचपन का 1 साल हो फर्क नहीं पड़ता, जवानी का 1 साल फर्क पड़ता है। फिर वो वापस उसमें लग जाता है। अब सोचो 1 साल बाद अगर वो किसी कारण से नहीं सेलेक्ट हो पाया तो, और सेलेक्ट तो सर 1000 में 1 ही होता है। करेक्ट सर, है ना? और ये भी शायद मैं ज़्यादा परसेंटेज बता रहा हूँ, एक्चुअल रियलिटी तो और भी खराब होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ऐसे केस में सर है ना कि ये जो गवर्नमेंट जॉब के लिए सब कुछ करना है, ये साइकोलॉजी गलत है। पेरेंट्स करते हैं तो विद ड्यू रेस्पेक्ट कहना चाहता हूँ, वो भी गलत है। और स्टूडेंट को तो सर क्या दोष है सर, स्टूडेंट तो बेचारा मिट्टी की तरह है, मिट्टी को जिस सांचे में डालोगे उसका आकार ले लेता है वो। तो जिसको जिस तरीके से पेरेंट्स घुमाते हैं वो घूमता है, और नहीं घूमता है तो पेरेंट्स के सीधा नालायक है, हमारी बात नहीं मानता सर। लेकिन स्टूडेंट की माइंड की जो साइकोलॉजी है ना, हम उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते सर। अगर एक दिन के लिए अगर भगवान ऐसी शक्ति दे आशीष सर, और स्टूडेंट के माइंड को पेरेंट्स के माइंड में ट्रांसप्लांट किया जाए, तो शायद पेरेंट्स उस बात को समझ भी पाए। एक छोटा सा इंसिडेंट आपको बताना चाहता हूँ आशीष जी। एक लड़की मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश में 2023 मध्य प्रदेश जुडिशरी के अंदर एक बड़ा भूचाल आया जी। भूचाल ये आया कि उन्होंने सडनली एक फरमान जारी कर दिया। फरमान ही शब्द यूज करूंगा मैं वहां पर, क्योंकि वो था ही ऐसा। फरमान आया कि भाई जो कैंडिडेट जुडिशरी के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, उनके या तो एलएलबी के अंदर 70% मार्क्स होने चाहिए विदाउट सिंगल बैक, फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर सब कुछ क्लियर होना चाहिए, और या फिर 3 साल की वकालत वो और करेगा। अब आशीष भाई आप नोट करना, डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिला आईएएस की अगर एग्जाम देना है तो 12+3 आप कॉम्पिटेंट हो, आप योग्य हो वहां पे। और जबकि जिला मजिस्ट्रेट बोले तो पूरे जिले को संभालता है। करेक्ट। अब उस जिले के अंदर, उस डिवीजन के अंदर कई सारे सब डिवीजन आते हैं, उन सब डिवीजन में कई सारी तहसील आती है, उस तहसील में कई सारे उपखंड आते हैं, उस उपखंड के अंदर एक सिविल जज बैठता है। और आप ये कह रहे हो कि उस सिविल जज बनने के लिए आपको 12 के बाद 3, पहले नॉर्मल ग्रेजुएशन, फिर एक और 3, फिर एलएलबी ग्रेजुएशन, और फिर एक और 3। 12वीं का बच्चा सर 19-20 साल होता था 12वीं के अंदर पहुंचता है, फिर 9 साल और देगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 28 से 30 साल के अंदर आप उसको योग्य कर रहे हो, तो बाकी की जिंदगी कब जिएगा वो। तो उस समय सर एक बच्ची जो पहले से 2 अटेम्प्ट दे चुकी थी, जब ये रिजल्ट आया सर उसकी पूरी उम्मीदें जब ये फरमान आया उसकी पूरी उम्मीदें टूट गई सर। उस बच्चे ने कमिट कर दिया। आसान नहीं होता है सर। और सिर्फ सर ये बच्चा नहीं है, और भी कई सारे बच्चे सर वो डिप्रेशन, एक तो होती है कि एक्चुअल सुसाइड और एक होती है मेंटल सुसाइड। सर आज के टाइम में हर तीसरा स्टूडेंट जो है कहीं न कहीं ना मेंटल सुसाइड करता है। दुनिया को दिखती नहीं है बट होती है। तो इसीलिए सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को ऑप्शन बनाना ठीक नहीं है मेरे एंगल से। सर सभी स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी पेरेंट्स हैं, हाँ, उनको आप 3 बातें बोलना चाहते हो, मतलब आप अपने बच्चे पे प्रेशर डाल रहे हो, हाँ, एक गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो 3 कोई एडवाइस देना चाहते हो पेरेंट्स को, आप प्लीज दीजिए इस कैमरा के सामने। डेफिनेटली अगर 3 बातें सर आप मुझे मौका दे रहे हैं तो मैं जरूर कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि दुनिया के सामने दूसरे बने हो और बच्चों के सामने दूसरे मत बनो। मतलब ये दोगलापन जो है ना वो मत दिखाओ। आप दुनिया को कहते हो कि मेरे बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो करेगा, और इंटरनली आप उसको पुश करते हो कि तेरे को यही करना पड़ेगा। ये गलत चीज़ है। आपको नहीं पता कि उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है जो वहाँ पर होता है। सेकेंड चीज़, अगर
आप अपने बच्चे के लिए कुछ कर रहे हो। मैं जानता हूँ माता पिता का कोई भी रोल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, मैं पर्सनली इस बात को बहुत एग्री भी करता हूँ, लेकिन उस बच्चे का क्या कसूर? अगर आप उसको बार बार ये कहते हो कि हम तेरे लिए ये कर रहे हैं, हम तेरे लिए वो कर रहे हैं, हमने तेरे को ये करा दिया वो करा दिया, तो माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपका ये एक एक स्टेटमेंट उसके माइंड में किस तरीके से हैम्पर करता है, वो है ना, वो एक साइकोलॉजिकल दबाव महसूस करने लग जाता है। जब तक महसूस कर पाएगा कर लेगा, उस दिन फिर गलत कदम उठाने से भी कई बार बच्चे पीछे नहीं हटते। तो ऐसा मत करो, ये बार बार गिनाओ मत, एहसान थोड़े ना कर रहे हैं। अगर हमारा संस्कार अच्छा है तो ये बच्चा जब कब बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे की लाठी ही तो बनेगा। और तीसरी बात इसके में जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि बच्चों को शुरू से ही इसी एक जॉब के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए या उस दिशा में ही जाना पड़ेगा, उसके लिए उसको प्रैक्टिकल बनने दो। कई बार है ना, बच्चे को बोलो कि जा तो लोकल ट्रेन की टिकट पकड़ के जा, कई बार उसको बोलो कि टैक्सी पकड़ के, भले ही आपके पास कार की कैपेसिटी है, फिर भी उस बच्चे को बोलो कि तेरे को सिटी बस में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह पे जाना पड़ेगा। पंकज त्रिपाठी रिनाउंड एक्टर है, उनकी एक बात से मैं बड़ा एग्री करता हूँ, आशीष जी। उन्होंने कहा था कि जिंदगी सीखना है ना तो कुछ मत करो, भारत की रेल पकड़ लो और ऊपर से लेकर भारत के नक्शे तक नीचे आ जाओ। रास्ते में जहां पर आपको धर्मशालाएं मिले वहां पे खाना खा लो। अगर आप ऊपर से नीचे तक पहुंच के तो समझ लो जिंदगी जीना सीख लिया। करेक्ट सर, करेक्ट, ये बात भी है सर। तभी पुराने ज़माने में पिलग्रिमेजेस होते थे, पीपल यूज्ड टू ट्रैवल होल इंडिया, पैदल जाते थे या किसी जरिए से जाते थे, कार्ट्स में बैठ के जाते थे। तो सर वो रियल मीनिंग होता था कि उसे कहते थे हम ट्रैवलिंग है, किसी ने ट्रैवल किया है, देव गेन्ड एक्सपीरियंस। बिल्कुल आप कनेक्ट करते हैं सर इस बात बिल्कुल से? आशीष, मैं कनेक्ट करता हूँ। बस एक चीज मैं जरूर इसमें ऐड ऑन करना चाहता हूँ। एक्चुअली जब आप है ना ये लोकल ट्रेनों के धक्के खाते हो, है ना, जब आप सिटी बसों में इधर से उधर जाते हो तो कहीं की आपको वास्तविकता पता चलती है। पेरेंट्स कहते हैं कि हमारा बच्चा इज्जत नहीं करता, आपने कभी उसको मौका दिया ही नहीं कि सुविधाओं की कमी हो तो उसको कैसा फील हो। एक बार जब वो एहसास करने लग जाता है ना, फिर देखो सर, एक रंग अलग सा चढ़ जाता है। दुनिया कहती है कि आसमान का एक रंग होता है, नहीं सर, एक रंग नहीं होता है, जो सोच होती है उसी का रंग है जो चढ़ता है साथ साथ में। तो डेफिनेटली फर्क पड़ता है इस बातों का। सर मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपकी बात से। मैं ये भी जानना चाहता हूँ सर, मैं क्या सर पूरी स्टूडेंट फिटर्निटी जानना चाहती है, स्टूडेंट बच्चे जानना चाहते हैं, किसी को जज बनना है सर, आप जुडिशरी की कोचिंग देते हैं सर, किसी को जज बनना है, किसी बच्चे को, उसने 12th क्लियर कर ली, उसके बाद कैसे जज बन सकता है वो बच्चा? आशीष भाई, सबसे पहले तो बाहर का जज बनने से पहले अंदर का जज बनना पड़ता है। एक जुडिशियल ऑफिसर के ऑरा को, आत्मा को हमें समझना पड़ता है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से, मतलब कोर्ट में जाओ, हमारे देश में सर बड़ा ही बहुत सिंपल सिस्टम है, टोटली ओपन कोर्ट सिस्टम है। आप सीआरपीसी का सेक्शन 327 देख लोगे, सीपीसी का 153B देख लोगे, या संविधान के अंदर आर्टिकल 145 अगर हम चले जाओगे, से बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि ओपन कोर्ट, कोई भी व्यक्ति जो है वो कोर्ट जा सकता है, बस ये वो कोर्ट की डिग्निटी का ध्यान रखे। तो आप कोर्ट, अगर आपको वाकई में जज बनना है तो पहले जाके देखो तो सही कि जिस जगह पे आप पहुंचना चाहते हो वो जगह कैसी दिखती है, उस जगह पे बैठा हुआ बंदा या बंदी कैसे दिखता है। सर जब तक माइंड में इमेज नहीं होगी ना, तब तक है ना उस चीज़ को अचीव करने का, उसके लिए भिड़ने का मज़ा नहीं आता है। तो पहला जो एस्पेक्ट होता है सर, बाहर के जज से पहले अंदर का जज क्रिएट करो। नहीं बट सर 12वीं पास बच्चा हाँ, इस चीज को कैसे देखे? मतलब पहले क्या क्राइटेरिया करना पड़ता है? लॉ करनी पड़ती है ऑफ कोर्स, राइट? अगर उस चीज़ को ऑब्जर्व करना चाहे कि 12th के बाद कैसे आप जुडिशरी को डील करना चाहते हैं, तो उसमें सर 12th के बाद वो 12 साल का, मतलब अपना 12th के बाद जो पास आउट होगा बच्चा, वो सीधा कोर्ट तो नहीं जाएगा सर, उसमें इतनी सेंस नहीं होगी। वेरी ट्रू सर। इसमें है ना एक बहुत अच्छी बात है कि आपका 12th तक बैकग्राउंड भले साइंस रहा हो, आर्ट्स रहा हो, कॉमर्स रहा हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप लॉ के फील्ड में एंट्री कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये होता है कि आप पहले एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करो, चाहे BA करो, चाहे BSc करो, या फिर BCom करो, और उसके बाद फिर आप 3 years का LLB करें। ठीक है, दूसरा सर इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी। हाँ, अब दूसरा तरीका जो 1 साल की सेविंग कर रहा है, क्योंकि इसमें आपको डबल ग्रेजुएशन करने में 6 साल लगेंगे। दूसरा तरीका BA LLB, BCom LLB, BSc LLB, BBA LLB, ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स जो लाए गए हैं। तो इनमें 12th के बाद 5 year का करिकुलम करके आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, एलिजिबल एडवोकेट बन जाते हो। सर जज बनने से पहले एलिजिबल एडवोकेट बनना ज़रूरी है। तो जब आप वो बन जाते हो
तो देयर आफ्टर फिर कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन कंडक्ट कराए जाते हैं। कुछ राज्यों में इसको पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाती है और कुछ राज्यों में इसको हाई कोर्ट डायरेक्टली कंडक्ट करवाता है। तो वहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आपको फाइट करना है जो बिल्कुल सिमिलर रहता है सिविल सर्विसेज के। 3 स्टेज का एग्जाम होगा। पहले प्रीलिम्स जो कि MCQ बेस आपका एक एग्जाम जाने वाला है जिसमें फिल्ट्रेशन हो जाता है। फिर आपको मेंस एग्जाम डील करना पड़ता है जो कि सब्जेक्टिव रहता है और उसके बाद में फिर एक इंटरव्यू जिसको वाइवा कहते हैं, इंटरव्यू साक्षात्कार होगा जो आपका साक्षात्कार हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजेस जो हैं वो लेते हैं। तो उसको अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो और मेरिट में आपके कट ऑफ ऊपर है तो उस केस के अंदर फिर आप जज के रूप में अपना ओहदा स्वीकार कर सकते हैं। ये एक प्रक्रिया होता है। मतलब आप कह रहे हैं सर जज बनने के लिए फर्स्ट हमें लॉ करनी पड़ेगी किसी भी रिनाउंड कॉलेज से, उसके बाद लॉ करने के बाद हम एडवोकेट बन जाएंगे। एडवोकेट बनने के बाद इंटरवेंट करूंगा सर, जी। रिनाउंड वर्ड हटा देते हैं। ठीक है सर, ठीक कोई ज़रूरी नहीं है सर, क्योंकि ये सबसे बड़ा मिथ है। ये सबसे बड़ा मिथ है कि अगर आप विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू बिल्कुल सर, बिल्कुल कि अगर आप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से पास आउट हो तो ही आप जज बन सकते हो। ये सबसे बड़ा मिथ है सर जी। और इस मिथ को डेवलप करने वाले हम लोग ही हैं और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सर। सर मेरे लिए तो रिनाउंड ना जो भी पढ़ा रहा है वो बंदा, वो इंस्टीट्यूशन, वो रिनाउंड ही है सर। जो यूनिवर्सिटी दिल से पढ़ाए वो दिल से- रिनाउंड है। बिल्कुल सर। और क्या सर, मेन मोटिव क्या होता है? बच्चों को पढ़ाना होता है, एजुकेशन सेम होती है, Very true. किताबें सेम होती हैं सर। मतलब एक 12वीं पास बच्चे को जज बनने के लिए पहले तो कॉलेज कंप्लीट करना, अपना लॉ कंप्लीट करनी है, उसके बाद एडवोकेट बन जाएगा वो बच्चा। एडवोकेसी के बाद देयर आर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने बताया कि एक प्रीलिम होगा, एक मेंस होगा और एक इंटरव्यू होगा। जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम होते हैं, सेम टू सेम वही चीज होती है। बिल्कुल। और वो क्लियर करने के बाद बच्चा जज बन सकता है। राइट सर? राइट। तो सर एक बात बताइए सर, जो बच्चा अपना जज बनने के बाद क्या प्रोसीजर होता है सर? ट्रेनिंग का कुछ ऐसा होता है कि ट्रेनिंग का भी कुछ पीरियड टाइम स्पैन होता है या? बिल्कुल आशीष भाई, जुडिशियल एकेडमी होती है। जुडिशियल एकेडमी होती है जो क्या करती है, जो नए जजेस होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से ट्रेनिंग देती है। वो ट्रेनिंग 2 पार्ट में होती है। एक होती है उनकी फील्ड ट्रेनिंग जिसको आप कोर ट्रेनिंग कह सकते हो, और एक होती है उनके थ्योरेटिकल ट्रेनिंग जो एक लेक्चर ट्रेनिंग टाइप का सेशन रहता है जो जुडिशियल एकेडमी के अंदर ही होता है। तो 1 से 2 साल तक जो है उनका पूरा ट्रेनिंग चलता है और आफ्टर 2 years जब लगता है कि नाउ ही और सी इज कॉम्पिटेंट तो फिर उसको रेगुलराइज कर दिया जाता है। बट वो जो प्रोबेशन वाला जो पीरियड है वो मतलब एक लटकती हुई तलवार के नीचे खड़े हुए इंसान वाला पीरियड है जो होता है। अगर आपकी वहाँ पे कोई गलती होती है तो उस केस में, क्योंकि सर जुडिशरी बहुत ही डिग्निफाइड चीज़ है। करेक्ट। हमारे देश का जो एपेक्स कोर्ट है, ऑनरेबल CJ साहब वगैरह हैं, वो इस मामले में बहुत टू द पॉइंट है। उनका मानना है कि बाकी सारी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता। एक सीन हुआ था ऐसा कि प्रोबेशनल जो जुडिशियल ऑफिसर थे उन्होंने कुछ ऐसी पार्टी वार्टी कर दी जैसे हमारे सिविल सर्विस के एस्पिरेंट करते हैं, और नतीजा ये रहा कि उन्हें वो अपने सपनों का जो पद था वो छोड़ना पड़ा। क्योंकि सर जज है ना सर, जज सिर्फ एक पद नहीं है सर। मैं गवर्नमेंट जॉब की डेफिनेशन में, जो मेरी डेफिनेशन है उसमें मैं जज को गवर्नमेंट जॉब नहीं मानता। मेरा मानना है कि ये एक इंसानियत वाला जॉब भी है सर। आपको पता है सर, आज के टाइम में जिस इंसान के पास में कोई होप नहीं बचती उसकी आखिरी होप होती है कोर्ट। सारी उम्मीदें जहां पे खत्म हो जाती ना। आप सोचो सर, किसी के मकान पे, किसी के रहने के मकान पे किसी ने कब्जा कर दिया, उसने लाख विन्नतें कर दी, हाथ जोड़ दिए, सब कुछ कर लिया। अगला वाला बंदा जो तानाशाही टाइप का है, जो दबंग टाइप का, घर खाली नहीं कर रहा है, क्या उसके पास आखिरी ऑप्शन बचा? आखिरी ऑप्शन यही बचा, कोर्ट। और कोर्ट के अंदर भी, अब कोर्ट कोई ऐसा तो है नहीं कोई जादूगर संस्थान है। कोर्ट को आखिर एक इंसान चलाता है जिसको हम लोग जज कहते हैं। तो उस जज को बनने के लिए सर इसकी अलग डिग्निटी चाहिए होती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे ज़रूरी भी है कि पहले उस चीज़ को फील करें अपन। करेक्ट। एहसास, फीलिंग। इसी बॉलीवुड मूवीज में वो ऐसा जरूरी नहीं है सर। करेक्ट। कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी फीलिंग का होना बड़ा जरूरी होता है। सर कहा जाता है कि दैट्स व्हाई स्टूडेंट आर कॉल्ड एस्पिरेंट्स। एग्जैक्टली सर। जो दिल में तेरे आग नहीं तो राग क्या जगाएगा, जो राग ना जगी तो किसको तू सुनाएगा, जो अनसुना तो रह गया, जो अनसुना तो रह गया तो खामोश बन जाएगा। लंबी जुबान है तेरी फिर भी खुद को खुद से कुछ ना कह पाएगा, और जब खामोश रह गया तो गिरती बरसात में गीली जमीन पर सूख कर समा जाएगा। वाह सर वाह, मतलब ये साइड भी देखने को मिल रही है आपकी। सर बड़ा ज़रूरी होता है आज के समय में ना, मतलब
बहुत फ़र्क होता है रियलिटी के अंदर और चीज़ों के अंदर। हमें इंसान को अंदर से खुद को रखना पड़ता है एक्टिव। पता है सर, एक बात को इमेजिन कर रहे हैं कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने एक 10 बाय 10 का रूम ले रखा है, एसी वेसी नहीं लगा हुआ, स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर पाता एसी वेसी, पंखा लगा हुआ है, या ज़्यादा से ज़्यादा उसने हिम्मत कर ली तो कूलर लगा दिया। उस समय बिजली की कटौती हो गई आपके, और आपके पास में अब 3-4 घंटे का, अब या तो टाइम 3-4 घंटे को आप वेस्ट करोगे, और या फिर क्या करोगे, रुमाल निकालोगे, जहाँ से पसीना टपक रहा है वहाँ पे सिर पे इस तरीके से उसको बांधोगे, सिर पे बांधने के बाद जहाँ पसीना है उसको पोंछोगे, वो चीज़ करते हो। ये संघर्ष स्टूडेंट ही कर सकता है सर। करेक्ट। तो तपना तो पड़ता है, ये चीज़ है। सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाती, इंटरनेट नहीं पहुंच पाता। अभी आपने बताया आप भी एक ऐसे कस्बे से आए हैं, वहाँ पे भी दिक्कतें होंगी। आई होप वो चीज़ अभी डेवलप हो चुकी होगी काफ़ी हद तक, बट अभी भी कुछ ऐसे कस्बे हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे बच्चों तक टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है, एंड दीज पीपल आर रियली ईगर टू बी अ जज, टू बी अ सिविल सर्वेंट, कोई नौकरी पाना चाहते हैं वो। बट सर मैं ये जानना चाहूँगा, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ये जानना चाहेंगे, आप ये चीज़ क्लियर करो सर, कोई ऐसा सोर्स है या कोई ऐसी वेबसाइट का नाम है, या आपके पास कोई ऐसी कोई कोर्स है या कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि आप बच्चों को बता सको हर साल कि हाँ इस टाइम पे, इस डेट पे एग्ज़ाम्स निकल रहे हैं और इनकी जो एप्लीकेशंस है वो यहाँ से निकाल लीजिए और इस तरह से फिल करके आप वो सबमिट कर दीजिए। वो डायरेक्शन नहीं है बच्चों के पास सर। तो आशीष भाई, इसमें क्या है कि आज के ज़माने से मैं मेरी बात बताऊँ, एक मैंने सर एक टेलीग्राम चैनल भी चला रखा है और एक मैंने यूट्यूब चैनल चला रखा है, बिल्कुल फ्रीली है वो अवेलेबल। तो उसमें अभी क्या करता हूँ सर, मैं जितनी भी तरह की लॉ से रिलेटेड कोई भी चीज़ है, लीगल अवेयरनेस का मैटर हो, किसी भी वैकेंसी के अपडेट का मैटर हो, एग्ज़ाम के जो पेपर हुए उनको सॉल्व करवाने वाला हो, आने वाले एग्ज़ाम की जो भी जानकारी हो वगैरह हो, तो वो सारा का सारा जो है सर विदाउट एनी कॉस्ट फ्रीली अपन डील करते हैं। लिंकिंग लॉस, ये अपने उस यूट्यूब चैनल का नाम है, जहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। आपको एक वेबसाइट है linkinglaw.com, जहाँ पे मैंने हर स्टेट के एग्ज़ाम का, लॉ एग्ज़ाम का फ्री कंटेंट है जो अवेलेबल करा रखा है, वो डील कर सकते हैं। और इनफैक्ट सर मैंने स्टूडेंट खुला भी कह रखा है कि अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस की आवश्यकता और आपको लगता है तो बिंदास होकर मेरे को टेलीग्राम पे @तनसुख सर है, मेरे को आप मैसेज करो, मैं रिवर्ट करूँगा वहाँ पे। हो सकता है थोड़ा समय लेकिन रिप्लाई करूँगा, क्योंकि सर ज़रूरी होती है एक गाइडेंस जब मिलता है तो चीज़ें अपने आप पे बहुत बेहतरीन हो जाती हैं। सर यहाँ पे एक आप इफ़ यू अलाउ मी, आई वांट टू कन्वे वन मोर थिंग। कई बार कहते हैं ना कि आपकी जो थॉट्स होती है उसके साथ साथ आप बड़ी बड़ी लोगों को भी साथ में जोड़ देता हूँ। जैसे सौभाग्यवश मेरे पास अभी डायरेक्टर ऑफ जुडिशरी अनअकैडमी का एक स्टेटस है, तो कई बार सर मैं अनअकैडमी से भी ये चीज़ें करवाता हूँ जी। हाँ, नो डाउट दे आर कॉर्पोरेट, बट कहते हैं ना कि भाई दूध देने वाली गाय की तो लात भी खानी पड़ती है। करेक्ट सर, करेक्ट भाई इसको कट कर लेना। नहीं बिल्कुल कैंडिड जाएगा सर, कोई फिक्र वाली बात नहीं सर। तो वी ऑल आर फ्रॉम जुडिशरी एडवोकेसी बैकग्राउंड सर। हाँ, तो फिर अच्छे से करना, फिर हमें क्या करना है। मेरा एक और क्वेरी है सर, कोई बच्चा है कोचिंग लेना चाहता है सर जुडिशरी की, सिविल सर्विसेज की, काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे जो कि 2-2, 2.5 लाख रुपए फीस रखते हैं और वो बच्चे को पे करना पड़ता है, जीएसटी एक्स्ट्रा प्लस जीएसटी एक्स्ट्रा जो भी है, मतलब 2-2.5 लाख 3 लाख फीसें पे करके बच्चे को फिर कोचिंग दी जाती है। एंड देयर आर लॉट ऑफ अनफॉर्चुनेट किड्स जो कि वो कोचिंग अटेंड नहीं कर पाते सर। वो क्या करे सर, वो घर पे बैठ के अगर पढ़ना चाहे, उनको अच्छी डायरेक्शन मिले, उनके लिए कोई सर समाधान निकालो ना सर। बिल्कुल आशीष भाई, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात फैक्ट है कि आज के टाइम में शिक्षा दी नहीं जाती, शिक्षा को बेचा जाता है। ये बात आज के परिप्रेक्ष्य में लागू हो रही है, क्योंकि मैं इस बात से रिलेट कर पा रहा हूँ जो आपने बोला कि मैं न्यूज़पेपर बेच रहा था, 30,000 रुपये फीस थी मेरी, वहाँ मेरे पैर हिल गए, ज़मीन खिसक गई, और ऐसा बहुत सारे बच्चे हैं सर जो कि आपके जैसे ही हैं सर। डेफिनेटली सर कंट्री सेम है सर, हिंदुस्तान है सर, ज़मीन सेम है सर, बच्चे भी सेम ही निकलेंगे सर। हम तो चाहते हैं सर आप जैसे बच्चे और निकले सर। बिल्कुल आशीष भाई, और एक चीज़ मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। कहते हैं ना कि एक अकेला थक जाएगा साथ ही हाथ बढ़ाना, तो मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता हूँ। एक इंसान की अपने आप में थोड़ी कॉम्पिटेशन फाइनेंशियल एंगल से हो कम होती है, तो ऐसे केस में जैसे मान लो कि अभी अनअकैडमी है,
अनअकैडमी एक एड टेक कंपनी जो बेसिकली यूपीएससी का था, लेकिन इसका आज के टाइम में जुडिशरी सेगमेंट जो है वो अपने लेवल पे आ रखा है। आपने 2.5-3 लाख का जिक्र किया सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशियली यहाँ के भी प्राइस 80-90,000 प्लस हुआ करते थे, बट चूँकि बच्चों का प्यार मिला हुआ है और अनअकैडमी के एक लेजेंडरी डायरेक्टर कह दो लेजेंड एजुकेटर का टैग लगा हुआ है, तो उनसे मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट करा कि इस चीज़ को आज की तारीख में वही जुडिशरी का सेगमेंट जो 2.5-3 लाख की आप बात कर रहे हो वो मैंने स्टूडेंट को 35 के अंदर अवेलेबल कराया। उसके अंदर भी EMI कर सको तो EMI करो, ताकि आप महीने के 1500-2000 भी खर्च करके आप अपनी जुडिशरी की तैयारी है जो कर सकें। सर बिल्कुल फ्री करना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि कहीं की जैसे अब कॉर्पोरेट है कोई भी हो, हर चीज़ का अपने आप में कॉस्ट जुड़ जाता है, फिर अंदर का इंसान उसके उस एंगल से दे नहीं पाता, क्योंकि परिवार हर एक के पलते हैं, पालने पड़ते हैं, वो एक सेगमेंट वहाँ पे रहता है। और ये भी चीज़ है कि कहते ह्यूमन नेचर है सर, अगर किसी चीज़ के 2 रुपये लगते हैं ना तो फिर वो उसको थोड़ा उस सीरियस एंगल से डील करता है, करेक्ट है ना, उसका एक फ़र्क पड़ता है। तो डेफिनेटली वो चीज़ है, लेकिन साथ साथ में जो यूट्यूब पे से मैं जो कंटेंट देना चाहता हूँ वो बिल्कुल मेरा फ्री चलता है। मैं उसको यूट्यूब तो सर मैं इसको बहुत बड़ी चीज़ मानता हूँ, स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और दूसरी बड़ी चीज़ जो इंटरनेट का मामला अवेलेबल हो गया, तो इससे इंसान कहीं पर भी घर पे बैठा अपनी प्रिपरेशन तैयारी कर सकता है। तो सर मतलब आप कह रहे हैं कि कोई भी बच्चा जो जुडिशरी करना चाहता है, उसकी कोचिंग लेना चाहता है, उसको 2-2.5 लाख रुपए देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा अनअकैडमी की एप्लीकेशन पे आए और वहां पे 35,000 रुपए का कोर्स है, उसको वो बच्चा EMI में भी पे कर सकता है। करेक्ट। सो यू मेड दिस थिंग वेरी एफिशिएंट फॉर स्टूडेंट्स। वो आए अनअकैडमी की एप्लीकेशन में, जुडिशरी का कोर्स ऑप्ट करे और वहां पे ढेर सारी वीडियोज है कोचिंग की जिसमें आप पढ़ा रहे हैं सर, राइट? और उस कोचिंग को अटेंड करके वो बच्चा जुडिशरी के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकता है। सर बहुत बढ़िया चीज़ है सर, ये आपने जो इतना ज़्यादा जो गैप है वो कम करवा दिया है सर। एंड टेक्नोलॉजी का भी इसमें बहुत अच्छा खासा रोल है सर। और सर आप एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी से एक बात याद आती है सर, आपका यूट्यूब चैनल भी है सर लिंकिंग लॉस करके, राइट? तो वो किस चीज़ के लिए है? वो आप जुडिशरी के कोर्सेज तो आप यहाँ पे बेच रहे हैं अनअकैडमी पे, तो यूट्यूब पे तो फ्री होता है क्या सब कुछ, तो वो किस चीज़ लिए आपने खोल रखा है चैनल? देखो आशीष भाई, इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आज के टाइम अगर ऑनेस्टली बात करें तो यूट्यूब जो होता है वो अपने आप में चीज़ों को बताने का या मार्केटिंग करने का एक एंगल है जो होता है ना। आप अपना प्रोडक्ट कहाँ दिखाओगे? जंगल में नाचा मोर किसने देखा, है ना? तो अब आप समझ लीजिए कि उस मोर की झलक जो है वो यूट्यूब पे दिखती है। बस हम एजुकेटर, हम जो टीचर्स होते हैं ना, वो कई बार इस चीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं। हम कई बार पूरा का पूरा कंटेंट यूट्यूब पे डाल देते हैं ताकि हर ज़रूरतमंद बंदा देख सके। अगर आप लिंकिंग लॉग के चैनल पे एक वर्ड डालेंगे खल्लास क्लास, तो ये सर CRPC एक क्लास खल्लास, IPC एक क्लास, कॉन्स्टिट्यूशन एक क्लास खल्लास, CPC एक क्लास, इन सारी चीज़ों का मैंने कंप्लीटली 4-5 घंटे का पूरा निचोड़ डाल रखा है। तो जो बच्चा अगर उनको अटेंड कर लेता है ना, तो कहीं न कहीं सर वो चीज़ का उसका फ़ायदा उठा लेता है। सर हमारे कई सेलेक्टेड जुडिशियल ऑफिसर ने तो ये भी कर रखा है कि उन्होंने इस वीडियो के ऑडियो डाउनलोड कर दिया। आपने सर ये जो मुहिम चला रहे हो ना पॉडकास्ट वाली, इसका फंडा बड़ा प्यारा है सर। पता है इंसान देखता है तो हो सकता है कई बार भूल जाता है, या लंबे समय तक पूरी वीडियो को देख नहीं पाता, पर जो सुनता है ना, और खासकर सुनते सुनते आंखें बंद कर लेता है, वो चीज़ उसके माइंड के अंदर ऐसी छपती है कि बाहर नहीं निकल पाती। मैं तो कुछ सोच रहा हूँ ऑडियो लेक्चर की लाइन में आ जाऊँ। सर हमारे लिए कुछ छोड़ दो सर। मतलब पढ़ाने वाली ऑडियो लाइन में सर आइए सर, तो मोस्ट वेलकम। क्या होता है सर, ऐसे केस के अंदर उन्होंने वीडियो के ऑडियो डाउनलोड कर रखे हैं। तो एक स्टूडेंट में गया, लखनऊ की इवेंट में गया, तो लखनऊ के इवेंट उसने मेरे को बताया ये देखो सर आपके वीडियो, अरे उसके मोबाइल में पूरे MP3 भरे पड़े। मैंने कहा गाने सुन ले, ये क्या सुनता रहता है? कि नहीं सर रात को मेरे को नींद नहीं आती, कान में डाल देता हूँ, 2-3 घंटे लेक्चर चलता है, फिर नींद आ जाती है, और ये भी नहीं लगता है कि टाइम वेस्ट कर दिया। ये स्टूडेंट लाइन का बड़ा डिलेमा होता है सर। पता है क्या होता है, अगले दिन एग्जाम है, 2-4 दिन बाद एग्जाम है, और वो रात को सो तो जाता है, तो वो बंदा फिजिकली तो सो जाता है, दिमाग उसका सो नहीं पाता। कभी यूं करता है, कभी यूं करता है, बार बार घड़ी देखता है, 11 बज गए, 11:30 बजे। शायद आपके साथ भी स्टूडेंट लाइफ ऐसा भी मौका हुआ। तो ऐसे टाइम में सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, और फिर जब सुबह उठता है तो उसकी एक और टेंशन, रात को टाइम वेस्ट हो गया। तो इस टाइम है ना सर, ये जो पॉडकास्ट है, आई रियली अप्रिशिएट दिस थिंग, मतलब द वे इन विच यू आर स्प्रेडिंग द लीगल अवेयरनेस ना। थैंक यू सो मच। आई एम पर्सनली फैन ऑफ यू सर। अरे नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। और इस चीज़ से क्या होता है, बच्चा सीखता है। तो वो जो वीडियो से उसने ऑडियो कन्वर्ट कर रखे थे खल्लास क्लासेस के, तो मुझे तो अच्छा आइडिया है, मैंने तो अपने वो लिंकिंग ऐप में डाल दिए। मैंने कहा चलो देखो,
अब तुम्हें करना ही नहीं, मैंने वहीं पर डाल दी सारा का सारा। जी। बच्चों के जो इंटरव्यू है उनको मैंने ऑडियो में कन्वर्ट करके वो डाल दिए ऐप के ऊपर, लिंकिंग ऐप पर भी। तो अनअकैडमी ऐप पर तो सारी क्लासेस अवेलेबल है, लेकिन एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी मैंने लिंकिंग ऐप के अंदर भी दे रखी है, जो भी स्टूडेंट के लिए यूजफुल है जो हो सके। ओके सर, कोई एक बात आप स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को कहना चाहेंगे कि उनके बच्चे जब यूट्यूब देख रहे होते हैं तो उन्हें रोके ना टोके ना, ऐसी कोई चीज़ बोलना चाहेंगे पेरेंट्स को? क्योंकि यूट्यूब से बहुत लोग बहुत कुछ सीख रहे हैं सर, और यहाँ तक कि हमने भी बहुत कुछ सीखा है सर यूट्यूब से, जो हमें आम जिंदगी में नहीं सीखने को मिला। तो नहीं, डेफिनेटली उन पेरेंट्स को कुछ बोलना चाहेंगे सर? आप बोल सकते हैं कैमरे में। नहीं, मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगा। मैं एक बार एड ऑन भी करना चाहूँगा कि बच्चों को रोको टोको मत, लेकिन बच्चा जहाँ पे यूट्यूब देख रहा है उसके आगे सीसीटीवी जरूर लगा लो। कई बार क्या होता है कि कलयुग की दुनिया है सर, और कलयुग की दुनिया के अंदर कुछ एक वीडियो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं, बच्चे को डिस्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, डिस्ट्रैक्शन होता है। आप देखो कई बार अपने एजुकेशनल चैनल पर भी कैसे कैसे प्रमोशनल ऐड आ जाते हैं। बिल्कुल सर। तो ऐसे केस में बच्चे का जहाँ पे मॉनिटर, इस साइड मॉनिटर है तो बच्चे को पूरा इंडिपेंडेंट रखो, बट साइड साइड में कहता है कैमरा लगा लो। आज के टाइम कैमरा से कोई बड़े खर्चे वाला मामला जो नहीं रह गया। भले वो कैमरा बीच बीच बंद भी होता हो तो भी फर्क नहीं पड़ता, बच्चे के मन में साइकोलॉजिकल फियर होना चाहिए कि जागते रहो जी। तो वो चीज़ है। तो डेफिनेटली सर थोड़ा कंट्रोल तो रखना चाहिए, बिल्कुल आप फ्री लॉन्चिंग नहीं रख सकते। करेक्ट। जब तक स्टूडेंट है तब तक। करेक्ट सर। मैं इस बात से बहुत कनेक्ट करता हूँ जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। कोई LLB करके आता है स्टूडेंट, एडवोकेट बनता है, एडवोकेट बनने के बाद एक बेरोजगारी सी छा जाती है। मतलब आप किसी सीनियर के पास काम कर रहे हो तो 8-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं आपको, वो भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं सर। अब पता नहीं मेरे को आजकल क्या चल रहा है, मेरे टाइम पे तो सर मेरे को 4,000 मिलते थे महीने के। तो ये चीज़ आमतौर पे सभी यंग टर्क्स के साथ होती है, सभी न्यू एडवोकेट्स के साथ होती है, और ये छोटे समय के लिए नहीं होती सर, ये काफ़ी टाइम तक उनको ये स्कार्सिटी ऑफ इनकम झेलनी पड़ती है सर। तो इसके लिए क्या बोलना चाहेंगे सर? मतलब यंग टर्क्स के बारे में भी कुछ सोचिए ना सर। आशीष भाई, ये जो आपका सवाल है ना, मैं थोड़ा घुमा के आना चाहता हूँ इस पर। जैसे कि घर पे माता जी ने रोटियां बनाई, मेहमान आ गए और माता जी ने बोला बच्चे को भाई उसमें से रोटी लेके आ जा। संजोग ऐसा रहा कि जो 10-15 रोटियां बने उसमें एक रोटी थी वो जली हुई थी। तो अब वो बच्चा वही जली हुई रोटी अगर मेहमान के आगे लेकर आ जाए तो माता जी के क्या आभाव होंगे, क्या मन की पीड़ा होगी। तो ठीक उसी तरीके से आपने वो सवाल निकाल दिया है। जनरली ये सवाल का आंसर सर मुझे पेन करता है, तो मैं इस कारण अपनी इस मान्य प्रकृति का इस सवाल का आंसर अवॉइड करता हूँ। बट चूंकि आपने मेरे को पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया था कि सवाल का आंसर आप स्किप नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मैं ज़रूर जवाब दूंगा यहाँ पे। सर LLB के बाद में बेरोजगारी का सबसे बड़ा जिम्मेदार कॉलेज है। मेरा ये मानना है कि कोचिंगों पे ताले लगने चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है कोचिंगों की। हम जब स्कूल की पढ़ाई करते थे हमें कोचिंग की ज़रूरत पड़ती थी क्या? नहीं पड़ती थी। निकाल लेते और बढ़िया निकालते थे, अच्छे तरीके से निकालते थे। बस फ़र्क क्या था? कॉलेज में रेगुलरिटी थी, कॉलेज में डिसिप्लिन था। आधे घंटे में एक घंटे में एक बेल बजती थी ना वो, हाँ। तो वो सुकून भी देती थी और टेंशन भी देती थी। करेक्ट। होमवर्क होता था कंप्लीट करने वाला। तो सर वो जो डिसिप्लिन माहौल अगर कॉलेज में मिलना स्टार्ट हो जाए ना, तो फिर देखो सर आप। और दूसरी बात क्या है कि अभी मैं रेस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ कि इन्होंने एक नया नियम तो निकाल दिया। जैसे MP का एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ मैं, कि 3 साल की प्रैक्टिस होगी तो फिर आप क्या कर पाओगे, तो ही आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओगे। सर अपनी कमी को छुपाने के लिए वो बोझ स्टूडेंट पे डाल दिया। आप कॉलेज के अंदर इस बात को कंपलसरी क्यों नहीं कर लेते कि जब बच्चा कॉलेज की पढ़ाई कर रहा है उसी समय उसको 3 साल का प्रैक्टिकल इंटर्नशिप मैंडेटरी है, जैसे CA में होता है। ये कोई नई बात नहीं है। CA के अंदर 3 साल का इंटर्नशिप है, CS के अंदर होता है, यहाँ पर भी मैंडेटरी कर दो कि भाई आपको ये प्रैक्टिकल लर्निंग करनी पड़ेगी, तो उसमें उसका समय बच जाता है कहीं कहीं। तो सर ये कॉलेज के अंदर प्रैक्टिकल एजुकेशन का न हो पाना, ये बेरोजगारी का सबसे बड़ा फैक्टर है। नहीं, बट सर मैं इस बात को काउंटर करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, इनफैक्ट मेरे कॉलेज में भी मेरे को याद है जहां तक 4 महीने का हमें इंटर्नशिप का पीरियड दिया गया था। तो इस पीरियड को हमें बढ़ा देना चाहिए, या फिर आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब कॉलेज में इंटर्नशिप का फैशन तो है ही सर, बच्चों को भेजते हैं वो कोर्स में प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। मेरे टाइम पे 3-4 महीने था जहां तक मुझे याद है। अभी भी कुछ ना कुछ होगा सर, सारे डिफरेंट कॉलेजेस में अलग अलग होता है। मैं बताता हूँ सर क्या होता है।
कॉलेज वाले बच्चों को भेजते हैं कोर्ट के अंदर, फिर कोर्ट में एक ग्राउंड होता है गार्डन वाला, वहाँ पे उनको खड़ा किया जाता है और कॉलेज वाले बीच में खड़े होते हैं, एक फ़ोटो खिंचाई जाती है, उस फोटो की फ्रेम बना के ऑफिस में लगाई जाती है। ये सिर्फ दिखावे के लिए, आडंबर दिखावा हो रहा है ये सर, ये अपने आप में जो हम सोच रहे हैं। वहाँ पे बच्चा जाता नहीं, भाई चलो 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 भागो भागो वापस निकलना है हमको, या फिर वहाँ पे दूसरा जगह कोई सीन करवा देते हैं वहाँ पे। तो सिर्फ फोटो खिंचवा के करना ये कोई सेंस नहीं बनता। शायद जो स्टूडेंट सुन रहे हैं वो इस अगर रियलिटी से एग्री करे तो शायद कमेंट कर पाएंगे कि वास्तविकता में ऐसा ही हो रहा है। जो चीज़ चाहिए वो नहीं हो रही ना। हमें चाहिए कि बच्चे को आप सिर्फ कोर्ट ही क्यों सर, क्या वकालत सिर्फ कोर्ट के अंदर ही होती है क्या? वकील से पैसा, आप बात बेरोजगारी की कर रहे हैं तो सबसे बड़ा एक तो विडंबना यही है ना कि हमें लगता है कि वकील अपना सर्वाइवल कोर्ट में कर सकता है। ये सबसे बड़ी गलत बात हो गई यहाँ पे। क्या वो आरटीओ ऑफिस के काम सीख के अपना काम नहीं चला सकता? क्या वो ड्राफ्टिंग अगर काम सीख के अपना काम नहीं चला सकता? क्या अगर वो लीगल कंसल्टेंसी करके, क्या वो पॉडकास्ट करके काम नहीं चला सकता? या इसी तरीके से और भी कई सारी चीजें होती है सर। लॉ का फील्ड अपने आप में सबसे ज्यादा ओशियन भरा फील्ड है, अनलिमिटेड है। मतलब इसमें आपकी नॉलेज प्रोसेस से लेकर कई सारी ऐसी चीजें होती है। आज की टाइम में अगर आप सोचो, आप बच्चे को लाइजनिंग सिखाओ कि बैंक मैनेजर से जाके कैसे मिलना है, सिखाया जाता है क्या? लेकिन अगर अपन 4 बैंकों के मैनेजर जाके मिलते हैं, उनको बताते कि भाई आई एम एन एडवोकेट, इस तरीके से अपना कार्ड देना, विजिटिंग कार्ड देना सिखाओ सर, नहीं सिखाया जाता। किस कॉलेज में मुझे बता दो कि बच्चों के बताया जाए कि देखो अपना विजिटिंग कार्ड का फॉर्मेट ऐसा रखना चाहिए। आज के टाइम में मैं यहाँ तक मेरी जानकारी है, भारत का कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जो बच्चों को ये सिखाता हो कि भाई तुम्हारा विजिटिंग कार्ड जो कार्ड है उसका ड्राफ्ट कैसा होना चाहिए। हम लोग दूसरों को देख के अकॉर्डिंग अपना कार्ड ड्राफ्ट करते हैं सर, बहुत फर्क पड़ता है उसका। जहां आप नहीं पहुंचते वहां पर आपका वो सिंबॉलिक अपीयरेंस पहुंच जाता है। सर एक कहावत है कि गेट जब बंद होता है ना तो इंसान तो नहीं जा सकता, बट एक पत्र या फिर एक लिफाफा, एक कागज गेट के नीचे से भी जा सकता है। तो प्रैक्टिकल सेंस उससे क्या होता है, 4-5 बैंक मैनेजर से मिले तो उनकी नज़र में आपका एक रोल, एक इमेज छपा। जब कभी भी जरूरत पड़ी, पैनल लॉयर के रूप में गए तो आपको एक मौका मिल सकता है ना, चांसेस तो बन सकता है। तो ये चीज़ें सिखाना सर कौन सिखाएगा? आपको पता है सर, पेरेंट्स, एक मैं आपको रियलिटी वाली बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ। पेरेंट्स ने प्रॉपर्टी खरीदी, एग्रीमेंट किया, क्या कभी भी पेरेंट्स अपने बच्चे को पास में बैठा के उस एग्रीमेंट को रीड आउट करवाते हैं? क्या कभी बताते हैं कि देख बेटा मैं तो बताता हूँ मैंने कितना स्टाम्प पे किया, क्या पे किया? क्यों? अगर आप उसको बताओगे तो बच्चा वहाँ से सीखेगा। तो सर एक तो कॉलेज वाला मामला, अगर प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन डाला जाए, कभी किसी कॉलेज के अंदर स्टाम्प की वैल्यू समझाई नहीं जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि स्टाम्प का एक एग्रीमेंट कॉलेज वाले लेकर आए कि चलो भाई आज आप तुमको प्रैक्टिकल स्टाम्प बताने वाला हूँ मैं, ये देखो ऐसे रेंट एग्रीमेंट का मामला जो है ना ये इस तरीके से बना, नहीं सिखाया जाता। इस पर डिस्प्यूट हुआ, कभी किसी वकील को उसकी डिस्पोज फाइल लेकर कॉलेज में नहीं बुलाया जाता। इंटर्नशिप सर, आशीष सर, मैं शायद भावनाओं में बह के कुछ ज्यादा ही बात करना चाहूंगा यहाँ सही बोल रहे हैं सर आप, लेकिन हकीकत ये ऑल एडवोकेट्स कैन रिलेट टू व्हाट यू आर सेइंग। एग्जैक्टली सर। अब वो जूनियर जब कोर्ट में जा रहा है तो सर उसको वकालत सिखाई जाती है एग्जिस्टिंग फाइल में, जिसमें वकील खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वकील करते हैं एक्सपेरिमेंट सर, ऐसा नहीं है कि सीधा दाव खेल दिया। कई बार जब लगता है कि 482 में जाना चाहिए कि या फिर जो है दूसरी 151 एप्लीकेशन लगा है तो वहां पे वो दाव खेलता है कि भाई कौन सा मामला बैठ सकता है वगैरह वगैरह। और ये छोटी सी छोटी बारीकी सर मैं अपने मतलब कई स्टूडेंट से, कई अपने दोस्तों से वगैरह सीखता हूँ। हमारे मित्र हैं दिल्ली के अंदर सर, एक मित्र भी हैं और स्टूडेंट होना तो मैं सौभाग्य समझूंगा, भरत जी शर्मा करके। भारत जी नाम है, मैं प्यार से भरत जी बोलता हूँ, आदत पड़ गई है ना। और इस बार आप देखना, और इतना वो बंदा से डेडिकेटेड है, मैं आपको लिटरल सेंस में बताना चाहता हूँ कि उसने अपने पापा की दी हुई वकालत का इस्तेमाल नहीं किया है। उसने एक नई लकीर से शुरुआत हो चुकी है। तो उस बंदे के साथ कई बार मेरी बातचीत होती है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ों को, क्योंकि देखो उसे अपन के टीचिंग लाइन में अगर कोर्ट जाके बैठ गए तो फिर टीचिंग के आर्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ऐसे टाइम में जो ये पर्सनैलिटीज होती है ना, भारत शर्मा हो गए वगैरह, तो ये प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, इनसे बहुत कुछ जानने को पता चलता था कि ये सीनियर चल रहा है। अब वहाँ पे वो बच्चा कोर्ट गया और वहाँ पे जो वकील साहब है, विद ड्यू रेस्पेक्ट सीनियर वकील साहब है, एग्जिस्टिंग फाइल में उसको इन्वॉल्व करते हैं, जहाँ पर आदि की कहानी उसको पता नहीं, आगे क्या होगा वो उसको पता नहीं। तो उससे वो कैसे सीख पाएगा आशीष भाई? बच्चा कहाँ से सीखता है? एक फाइल वो उठाए अपने सीनियर की जो पूरी डिस्पोज हो, जिसमें जन्म से लेकर मरण की कहानी है। आपको मूवी देखने भेज दिया जाए और मूवी का सिर्फ आधा घंटा दिखाया जाए तो क्या आप संतुष्टि से उस मूवी के बारे में, लिरिक को या कहानी को समझ पाएंगे क्या? करेक्ट सर, करेक्ट। ये होता है यहाँ पे, है ना सर, एक जूनियर एडवोकेट का एक दर्द है जो होता है, और वो मुझे लगता है कि उसको ठीक करना
कॉलेज की भी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है, और हम जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट की भी बकायदा ये मॉरल ड्यूटी भी बनती है। सिर्फ पैसे लेकर काम करना संभव नहीं है। एक छोटी सी चीज़, अगर आरजेएस का एग्ज़ाम हुआ था, ये बात है 2019-20 की, प्रीलिम्स के बाद में आशीष भाई आरजेएस के मेंस के एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं, और वो क्या कराते हैं 2 दिन के अंदर 4 के पेपर बैक टू बैक कंडक्ट करवाते हैं। ओके, बैक टू बैक। मॉर्निंग में आपका 10 से 1 का एक पेपर होता है, वापस 3 से 5 दूसरा पेपर, अगले दिन वापस। तो कई बार गर्दन ऐसी की ऐसी रह जाती है ना। वो मूवी का एक कैरेक्टर मुझे याद नहीं आ रहा जिसकी गर्दन ऐसी रहती थी, पुष्पा, हाँ जी, मैं झुकेगा नहीं, अरे वहाँ झुकना पड़ जाता है, वहाँ ना गर्दन हाथ ऐसे रहता है, आयोडेक्स की या उसकी मालिश करनी पड़ती। सर मैं सम्मान करता हूँ हर लॉ टीचर का, लेकिन कहीं कहीं जब वो अपनी जिम्मेदारी से डायरेक्शन करते हैं तो उसके प्रति बड़ी नाराज़गी होती है। सर मुझे अभी भी याद है कि 2020 का एग्ज़ाम था, मेंस के अंदर इनका जो एग्ज़ाम सेंटर दिया गया था जोधपुर के अंदर, वो एक ऐसी जगह पे दिया गया था जहाँ पे व्यवस्था नहीं थी, ना पीने की ना। सर बच्चियाँ जब भी एग्ज़ाम देने जाती हैं ना, वो अकेली नहीं जाती है, बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी एग्ज़ाम होता है ना। ये आप एग्री करें इस बात से? करेक्ट। बस फ़र्क इतना है, बच्ची अंदर एग्ज़ाम देती है, पेरेंट्स बाहर एग्ज़ाम देते हैं। सर उस समय सर एक इनिशिएटिव लिया था मैंने वो चीज़ के अंदर, और चूँकि मेरे पास उतना फाइनेंशियल नहीं था उस टाइम के अंदर, तो मैंने अलग अलग कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट से, जबकि वो मेरे कंपटीशन में थे, बट मैं उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर ऐसा कुछ करते हैं, आप जयपुर में करिए और मैं जोधपुर में प्रयास करता हूँ। आशीष भाई 1000 बच्चों को साल भर पढ़ाने वाला इंस्टीट्यूट, 3 करोड़ सालाना कमाने वाला इंस्टीट्यूट ये कहता है कि हमारे पास इन ढकोचलों के लिए समय नहीं है ना। और पता है आशीष भाई क्या हुआ, जयपुर शहर के अंदर कॉलेज है, बाहर नालियों के साइड में जगह बनी हुई है, वहाँ पे वो बच्चे भी बैठे हैं एग्जाम से पहले, एग्जाम के बीच में, क्योंकि उस 2 घंटे के गैप में वो कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। अब सोचो एक टेंट अगर आप लगा लो, एक कूलर लगा लो, 2-4 पानी के कैंपर रख लो, कितना खर्चा आ जाएगा। तो नहीं करते सर। मानवता सर कई बार कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं बची है अभी, और ये बात इररेस्पेक्टिव कि मैं भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का पार्ट हूँ, फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो सर जोधपुर में एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था उसके अंदर, तो वहाँ पे जिस कॉलेज कैंपस है उसके आसपास कोई धर्मशाला थी, उसको हमने किराए पे लिया वगैरह लिया, वहाँ पे 2-4 AC वेसी जो भी ठीक कराने थे वहाँ करवाए वगैरह, पानी वाने गए, जितना यथाशक्ति खाने नाश्ते का प्रोग्राम रखा। सर दुआएं मिलती है सर। बिल्कुल। एक बच्ची जज बनी थी सर, उसके जब वो एग्ज़ाम देने आई थी उसकी 3 महीने की बच्ची थी सर। प्रीलिम्स उन्हें प्रेगनेंसी में दिया, मेंस का जब एग्ज़ाम देने आई तो 3 महीने की बच्ची हाथ में थी उसके। एग्ज़ाम देती सबसे पहले दौड़ के उसने अपनी बच्ची को दूध पिलाया सर। सोचो मतलब कितनी वो चीज़ होती है। अगर उसमें अपन थोड़ा सा अगर मानवता निभाने, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आपके इस मंच से मैं सभी उन कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब बच्चों के एग्ज़ाम होते हैं ना, साथ में खड़े रहो यार, उनको बहुत ज़रूरत होती है। जब उनके एग्ज़ाम होते हैं तो साथ में रहना चाहिए सर। मेरे क्वेश्चन का आपने जवाब नहीं दिया सर, बहुत सारी अच्छी बातें कर दी आपने, मेरा मन नहीं कर रहा था मैं आपको रोकूं, क्योंकि हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है सर आपसे, एंड हमारे भाग खुल गए सर, आप आए यहाँ पे। बट सर मेरा मेन क्वेश्चन ये है सर कि एडवोकेट्स कैसे कमाए सर? उनको सैलरी नहीं मिलती सर, वो बेचारे पास आउट होकर आ जाते हैं। मैं अपना एग्जाम्पल रिलेट कर सकता हूँ इससे, बहुत सारे यंग एडवोकेट्स का एग्जाम्पल रिलेट कर सकता हूँ। उनको स्टार्टिंग में कुछ सैलरी नहीं मिलती सर, अब वो कैसे गुजारा करे सर? कुछ तो शादीशुदा भी होते हैं सर, उनको घर परिवार भी चलाना होता है, घर से बड़ा प्रेशर होता है, और घर वाले बोलते हैं कि आप वकील बन गए यार, अब तो वकील बन गए, अब तो बहुत कमा रहे होगे। लेकिन ये एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में कि वकील बन गए कि आप बहुत कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, नो डाउट सीनियर एडवोकेट्स करोड़ रुपए भी कमाते हैं एक दिन का, कोई फर्क नहीं पड़ता सर उनको। बट यंग स्टूडेंट्स के लिए, यंग एडवोकेट्स बने हैं, उनके लिए सर कुछ बताइए ना, वो क्या करके अपना गुजारा कर सके, किस तरह से इस फील्ड में? एक घर में 10 लोग रह रहे हैं, 3 मटकियां हैं, एक मटकी फर्स्ट फ्लोर पे रखी हुई है और 2 मटकियां छत पे रखी हुई है, पानी तीनों के अंदर है। अब 10 के 10 लोग जो है वो कह रहे हैं कि हमें तो फर्स्ट फ्लोर की मटकी से ही पानी पीना है, तो पानी कहाँ से पियेंगे? अब इस बात को जरा एक बार आप लिंक कीजिएगा, दैट्स माई लिंकिंग लॉ सर। अब इस बात को जरा आप लिंक कीजिएगा प्रैक्टिकल हालात में। अगर सारे के सारे लॉ पास आउट LLB जो ग्रेजुएट के लोग पढ़ते हैं, वो अगर सिर्फ सिविल कोर्ट से पैसा कमाना चाहेंगे तो कैसे पॉसिबल है? और सर जी बात सैलरी की, तो सैलरी तो वर्ड उनके लिए नुकसानदायक है।
सैलरी कहेंगे तो सैलरी देने का मतलब है कि आपके सपनों को मैं खरीद रहा हूँ। अब तुम सपने नहीं देख सकोगे, अब तुम वही देखोगे जो मैं तुमको दिखाऊंगा। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए, आप फ्री लॉन्चिंग तरीके से, जरूरी नहीं कि सर एक सीनियर के अंडर में ही रहो, नहीं होता है ये, कोई जरूरी नहीं, कोई नियम नहीं है ऐसा। आपको लगता है कि 3-4 सीनियर के साथ भी आप काम सीख सकते हो तो सीखो। और मेरा मानना है सर, LLB के साथ में ही अपना नेटवर्क बनाना शुरू करो। सर एक मार्केट है जिसको अपन कमीशन मार्केट कहते हैं, अगर इसको मैं एडवोकेसी के साथ में लिंक करूं तो लोग कहते हैं कि यार कमीशन क्या है, लेकिन आज के टाइम में सबसे बड़ा मार्केट कमीशन का है। स्विगी को ले लो, आप ओला को ले लो, उबर को ले लो, है ना, पोर्टर को ले लो, ये सब लोग क्या करते हैं, कमीशन मार्केट पे चलते हैं और शानदार कमा रहे हैं, शानदार कमा रहे हैं। एडवोकेसी के अंदर कमीशन को हम नेगेटिव में क्यों ले रहे हैं? अलाउड ही नहीं है सर एडवोकेट्स एक्ट में। आप जिस कमीशन की बात कर रहे हैं, मैं शायद उसको अलग बात कहना चाह रहा हूँ। कमीशन का मतलब ये, मेरे पास एक क्लाइंट आया, रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, मुझे उसका कुछ भी नहीं पता कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का लिटिगेशन कैसे होता है। मेरे मित्र हैं भरत जी, वो यही काम करता है। तो मैं उस रेफरल की बात कर रहे हैं। यस, आप नेटवर्किंग से आए, लेकिन सर वो नेटवर्किंग से और लाइजनिंग से और आपकी जो क्लाइंट है उसको टैकल करने की टेक्निक से। अगर क्लाइंट के सामने हमने ये बता दिया कि मेरे को नहीं आता, तो तुझे नहीं आता और मुझे पे करना नहीं आता, करेक्ट, क्लाइंट पे ही नहीं करेगा। ऐसे केस में आप उसको बैठा, उसको अपने उस स्टूडेंट को, यंग एडवोकेट को ये सीखना चाहिए कि उस क्लाइंट को फर्स्ट मीटिंग में आप किस तरीके से उससे कुछ डॉक्यूमेंट ले लो, उसका एक विश्वास जीत लो और फिर उसको एक टाइम दो कि मैं आपका डॉक्यूमेंट स्टडी करने के बाद आपसे बात करूंगा, तो आपके ही केस की मैं ज्यादा प्रोडक्टिविटी ओपिनियन दे पाऊंगा। इस बात को क्लाइंट भी एग्री करे कि भैया बिना डॉक्यूमेंट पढ़े तो कोई कैसे ओपिनियन आंसर दे सकता है। अगले दिन उसके आने से पहले जाके मिल लो भरत जी से, आपके उस फ्रेंड से जो उस चीज में डील कर रहा है, जो आपका नेटवर्क है, सेट कर लो कि सर जो भी फीस आएगा सर उसमें 30% मेहनताना मेरे को चाहिए, 40% मेरे को चाहिए। सर आशीष भाई, सीनियर जो है ना, क्लाइंट लाने वाले जूनियर को पे करता है। ओके, ये सच है, सीनियर क्लाइंट लाने वाले जूनियर को पे करता है। अब जूनियर हाथ खड़ा करके बैठ जाए कि मैं क्लाइंट कैसे ला पाऊंगा, तो क्लाइंट लाया नहीं जाता है। आप किसी सूटेबल जगह मिले, वहां पे अपनी प्रेजेंटेशन दे दो। सर हमारे वकीलों की खास बात पता है क्या है, ये 2 मिनट में पकड़े जाते हैं। जब ये बोलते हैं ना, पकड़े जाते हैं कि वकील है। ठीक है, आप लोकल ट्रेन का सफर कर लो, 4-5 लोग बैठे हैं तो गपशप मारते मारते ऐसे ही, सर मैं तो कई बार ऐसी नौटंकी करता हूँ सर लोकल ट्रेन में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था, ऐसे ही फोन उठा देता, फोन को पहले मैं साइलेंट मोड पे, एयरपोर्ट मोड में डाल देता ताकि घंटी नहीं बजे, घंटी बजे तो पोल खुल जाएगी। फिर नॉर्मल ऐसी बातचीत करो कि भाई अपने वो बेल वाला जो मैटर है उसके अंदर कल एक एप्लीकेशन फाइल करवा दो, वरना मामला रिजेक्ट हो जाएगा, जज साहब नाराज हो जाएंगे। अब आपकी जो 2-3 लाइन है, अब चाहे इसको आप एक्टिंग बोलो चाहे कुछ भी बोलो, या तो वाकई में कॉल आ जाए, एक दोस्त को ऐसा बना के रखो कि भाई देख मैं जब तेरे को मैसेज करूँ तो ऐसा कॉल करके अपन को लीगल बातें करनी है। सर उनसे क्या होता है, आसपास की ऑडियंस समझ जाती है कि आप वो हो, वकील हो, और जब समझते ना तो मौका आता ही वो आपसे पूछेंगे कि अपना एक केस ऐसा है। अब उस समय उसको टैकल करो, लाओ उसको पास में। सर मिलते हैं जी, लोकल ट्रेनों में भी क्लाइंट मिलता है सर। ये दिस इज हाउ वी कैन डू नेटवर्किंग। यस सर, न्यू पीपल। मतलब सर आज के टाइम में वकालत करने के लिए नॉलेज ही चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, बट पर्सनली आई डू थिंक तो ये लाइजनिंग जरूरी होता है। करेक्ट 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 सर, आपने वो बात भी सही बोली थी। इवन मैं भी उस चीज से रिलेट करता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम हमारे देश का बहुत ही खराब है सर। आई मीन बच्चों को अगर साइन थीटा कॉस थीटा के अलावा ये चेक भरना सिखा दे बैंक का, वो ज्यादा फायदेमंद है उनके लिए। वेरी ट्रू सर। आपका क्या कहना है सर? आपने मतलब हमें क्या शुरू से बच्चों को प्रैक्टिकल चीजों में डालना चाहिए या फिर थ्योरेटिकल कम कर देना चाहिए, प्रैक्टिकल ज्यादा बढ़ा देना चाहिए? ऐसी कोई चीजें एजुकेशन सिस्टम में आप लाना चाहे अगर आपको मौका मिले तो? सर इसका जवाब मैं चाणक्य और चंद्रगुप्त की छोटी सी बात से देना चाहूंगा, अगर आप मुझे इजाजत दें तो। नहीं बिल्कुल सर। सर चाणक्य जब चंद्रगुप्त को राजा बनाने के लिए तैयार कर रहा था ना, तो वो चंद्रगुप्त को थोड़ा थोड़ा जहर पिला रहा था, है ना। धीरे धीरे करते करते उसने जहर की क्वांटिटी भी बढ़ाई, है ना। पहले कम देता था, धीरे धीरे उसको ज्यादा, ताकि अगर कोई शत्रु, कोई दुश्मन इस तरीके से उसको जहर पिलाए तो राजा की अकाल मृत्यु ना हो, है ना सर। तो वहां से एक बात आती है कि सने सने, वो गाना नहीं कि धीरे मनवा धीरे देखो धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे तो फल होए। तो सर पेरेंट्स से शुरुआत होनी चाहिए, स्कूल का नंबर बाद में आता है। जब बच्चे में समझ आ जाती है तो कभी कभार उसको बैंक लेके जाओ
ऑफिस भी लेके जाओ, आप खुद एडवोकेट है तो अपने अपने चैम्बर में भी लेके जाओ, और कुछ नहीं है तो कम से कम घर की जो लीगल चीज़ें होती है, लीगल चीज़ें हो, आप जिसको जिस फील्ड में ले जाना चाहते हो तो उस चीज़ के बारे में उसको बताओ। तो वहाँ से क्या करता है सर, उसका माइंड का ऑरा क्रिएट होता है, इंटरेस्ट। डायलॉग देना बड़ा आसान है कि जा तेरे मन में जो इंटरेस्ट हो वो करना, लेकिन इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करना ये कोई नहीं बताता। बट सर पेरेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता, दैट इज व्हाई देयर आर स्कूल्स। मतलब बच्चे को हम स्कूल भेज रहे हैं, कुछ सीखने के लिए भेज रहे हैं, इतनी फीसें दे रे हैं पेरेंट्स, तो इतनी स्कूल फीस को जा रही है। प्रैक्टिकल एजुकेशन तो लाना ही पड़ेगा सर। बिल्कुल सर, जिस सिस्टम हम चल हम रहे हर हैं, चीज पेरेंट्स पे नहीं छोड़ सकते सर। मतलब एग्जैक्टली हम बच्चों को जब स्कूल भेजते हैं 8 घंटे के लिए जाते हैं, 5-8 घंटे के लिए, तो वो एजुकेशन सिस्टम बदलना नहीं चाहिए सर। बिकॉज मेरे को तो लग रहा है सर ये तो एजुकेशन सिस्टम बर्बाद करने के लिए हमारे देश को। आपका क्या कहना है सर? सर इस बात में पार्शली एग्री करता हूँ, पार्शली काउंटर जरूर करना चाहूँगा। एग्री तो ये कि यस सर, बात बिल्कुल सही है कि अल्टीमेटली सर इंसान को पैसा कमाना पड़ता है। दुनिया कहती है कि सब कुछ पैसा नहीं होता, मेरा मानना है कि पैसा बहुत कुछ होता है सर। आपका स्टेटस, आपकी डिग्निटी अल्टीमेटली आपके पॉकेट में कितना पैसा है उससे तय की जाती है ना। तो ऐसे केस में अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम को अल्टीमेटली हम कन्वर्ट नहीं कर सकते उस चीज़ के अंदर, अर्निंग कैपेसिटी में, जनरेटिंग कैपेसिटी के अंदर, तो फिर उस सिस्टम में बदलाव सीधी सी बात है ज़रूरत है। करेक्ट। बट एक दूसरा एंगल सर और भी है सर। खरगोश और कछुआ हम लोग हर बचपन से उसकी बात सुनते आ रहे हैं, है ना। मेरा ये मानना है कि इनपुट हमेशा कछुए की तरह लेना होता है, आउटपुट हमेशा खरगोश की तरह लेना होता है। क्योंकि खरगोश भी कभी कछुआ था, खरगोश ने जो सीखा था तो कछुए की रफ्तार से ही सीखा था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो हमारा स्कूली सिस्टम जो धीरे धीरे फूडिंग जो करता है ना एक तरीके से, वो सिस्टम अपनी जगह पे वाजिब भी है। बस बदलाव की जरूरत है कंटेंट, उसके कंटेंट को बदलना आवश्यक है सर। आज के जब जमाना स्मार्ट टीवी का है तो आप दूरदर्शन के कंटेंट से तो काम नहीं चला सकते ना। करेक्ट सर, करेक्ट। ये चीज़ है सर, उनमें बदलाव किया जाए तो डेफिनेटली परिवर्तन अपने आप में आएगा। और जो आप कह रहे हैं शिक्षा पद्धति बिल्कुल बदलेगी सर। बहुत बढ़िया बात बोली सर आपने। मैं अब इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल है आपसे जो पूछना चाहता हूँ। व्यक्ति है, एक स्टूडेंट है, उसे जज बनना चाहिए या एडवोकेट? मतलब कमाई किस में है सर? मैं एक वेब सीरीज देख रहा था, मामला लीगल है करके, उसमें रवि किशन वाज प्लेइंग अ लीड रोल एंड ही वाज ही वाज एन एडवोकेट इन दैट वेब सीरीज। तो वो एक जज साहब से बात कर रहे होते हैं। जज साहब बोलते हैं कि आपकी 2 गुना सैलरी तो होगी, रवि किशन को बोलते हैं एक जज की सैलरी से। वो कहते हैं नहीं जी, हमारी 2 गुना नहीं है, आप गलत बोल रहे हो, हमारी 4 गुना या उससे ज्यादा ही है। तो एक स्टूडेंट को जज बनना चाहिए या एडवोकेट? सर मेरा ये मानना है कि ये दोनों डिफरेंट पिलर हैं। अगर आपके अंदर एक कैपेसिटी है पूरे मैटर्स को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करके पेशेंसफुली चीज़ों को डील करने की, और आप अपने इस विवेक को कंट्रोल में रख सकते हो, टेम्पो को कंट्रोल में रख सकते हो, तो फिर आपकी पर्सनैलिटी एक जुडिशियल ऑफिसर से मिलती है, नंबर 1। और अगर आपके पर्सनैलिटी का ट्रेट ऐसा है जहाँ पर आप किसी चीज़ को प्रेजेंट करने में, रिप्रेजेंट करने में, किसी बात को अच्छे से करने, रिसर्च करने में, तो उस केस में फिर आपका एडवोकेट का ऑरा सेट होता है। एंड डेफिनेटली सर, जहाँ पर आप बात डायरेक्ट आपने सवाल पूछा है तो डायरेक्ट मैं जवाब भी देना चाहूँगा कि अर्निंग तो एडवोकेट करता है सर, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। मतलब लेकिन अगर एक जज की सैलरी कितनी होती है और एक एडवोकेट कितना कमा लेता है? मैं दोनों बातें बता दूं सर, निश्चितता अनिश्चितता बिल्कुल के सर, साथ बिल्कुल। में। तो जहाँ पे जज की सैलरी सर इनिशियल लेवल पे एक जज आराम से 1 लाख पर मंथ अर्न कर लेता है ना, जो भी उसके HR वगैरह मिलाए दिए हैं, ठीक है। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इन डिसेंट सेंस। जहाँ पर बात एडवोकेट की जा रही है तो सर एडवोकेट का तो ऐसा है कि वो एक ऐसी फसल बो रहा होता है, जितनी खेती करेगा उतनी पैदावार है। और पेशेंस दोनों में ही चाहिए। जज में ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा चाहिए, जज में ज़्यादा चाहिए सर। वो कहावत है ना कि छोटी गाड़ी और बड़ी गाड़ी टकरा जाती है तो बड़ी गाड़ी के ऊपर निगाहें पहले आती है। तो अगर किसी वकील ने क्लास अपने कोर्ट रूम के अंदर कोई कंटेम्प्ट कर दिया, एक्सक्यूजेबल किया जा सकता है। जज ने गुस्सा दिखा दिया, वो एक्सक्यूजेबल नहीं हो पाता। डिग्निटी ऐसा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। उसका फर्क पड़ता है। आप जुडिशरी पढ़ाते हैं सर स्टूडेंट्स को,
बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा रहे हैं सर। कोई 3 चीजें आप स्टूडेंट्स को बोलना चाहेंगे, कोई कोई गोल्डन रूल आप बताना चाहेंगे स्टूडेंट्स को, आप प्लीज बताइए। डेफिनेटली, क्यों नहीं सर। गोल्डन रूल तो मैं इस शब्द को शायद नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मेरी लाइफ का जो एक ट्रिग्नोमेट्री रहा है जिसको मैंने अपनी लाइफ में फॉलो करा, वो मैं आपको जरूर बताना चाहता हूँ कि देखो, जिस चीज़ को आपने कभी देखा नहीं, जिस चीज़ को आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, आप उसके बारे में ना तो सोच सकते हो ना उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो। इसलिए वाकई में अगर पढ़ाई के फील्ड के अंदर, वकालत के फील्ड के अंदर या जुडिशरी के सेगमेंट के अंदर आगे बढ़ने का इरादा कर लिया है तो पीछे हटने की बात नहीं है। अपना इंटरेस्ट क्रिएट करो, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आज की इस दुनिया की हर चीज़ से अपनी पढ़ाई को लिंक करो। न्यूज़पेपर है ना, जब घर वाले सारे पढ़ लेना तो उस न्यूज़पेपर को अकेले में लेके जाओ, हाथ में मार कर लो, जहाँ पर तुमको कोई ऐसी न्यूज़ दिखे जो तुम्हारा इंटरेस्ट क्रिएट कर रही है, उसको गोला करो और उसका पोस्टमार्टम करो, रिसर्च करो। उससे इंटरेस्ट क्रिएट होगा, और इंटरेस्ट क्रिएट करने के बाद में जो क्यूरियोसिटी जगती है वो किसी भी मंजिल को हासिल करने से रोक नहीं सकती। दूसरी बात, ओबीडियंसी तो चाहिएगा। हमें कहीं कहीं जो है ना डिसिप्लिन तरीके चीज़ों को डील करना पड़ता है। कहते हैं ना ईमानदारी, तो ईमानदारी दुनिया को दिखाओ ना दिखाओ, खुद के प्रति दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। और तीसरा एस्पेक्ट है, अपनी ज़िंदगी भी जियो यार। सारी उम्र स्टूडेंट बन के नहीं रहना है। मौका दो, जिंदगी को मौका दो, 1 बार 2 बार, हद से हद तक 3 बार। अगर किसी कारणवश 3 अच्छे अटेम्प्ट के अंदर अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पा रहे हो तो बदल दो दिशा, क्योंकि 5-6 साल बाद सिलेक्शन होने के बावजूद भी फिर वो सिलेक्शन नहीं होता, वो जिंदगी का रिजेक्शन अपने आप में होता है। मतलब लाइफ क्या है, रुकनी नहीं चाहिए। सर 1 जुलाई से नए लॉज आ रहे हैं सर, मतलब हम एडवोकेट्स के लिए भी काफी होमवर्क करने वाला चीज हो गया है ये। मेरे ख्याल से छुट्टियां इन्हीं लॉज को लर्न करने में निकलेंगी। तो सर कोई ऐसी टेक्निक बताइए ना सर कि हम जल्दी से याद कर लें ये चीज और इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दें। इम्प्लीमेंट तो ऑब्वियसली हो गई, बट अभी जैसे हमें मुंह जबानी याद है आईपीसी के सेक्शन, सीआरपीसी के सेक्शन, वो फ्लो ले आए हम। कोई ऐसी ट्रिक बता दो, कोई टेक्निक बता दो। सारे एडवोकेट्स आपको देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं सर। तो आशीष भाई, ये चीज़ एडवोकेट के लिए तो डेफिनेटली है ही, लेकिन एक टीचर जिसको जो पढ़ाता ही लॉ है, सोचो उसके साथ क्या हुआ होगा जब अचानक, क्या कहते हो डायलॉग नहीं हुआ यूट्यूब पे, अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। तो टीचर नाम के प्राणी के साथ भी यही हुआ था। तो सर आई एम नॉट द एक्सेप्शन। जब ये नए कानून आए थे तो एक बार मुझे भी बैठ के सोचना पड़ा कि अब क्या सीन है। तो उस समय सर मैंने खुद के लिए एक चीज़ प्रोड्यूस की, ओके, जिसको मैं अपनी भाषा में सेक्शन स्विचिंग टेबल कहता हूँ। सेक्शन स्विचिंग टेबल, यस सर। इसके तहत मैंने जितने भी पुराने, जैसे मुझे आईपीसी पता है, तो मैंने क्या किया कि आईपीसी के सेम सेगमेंट को उसी के अंदर सिमिलर जस्ट बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, तो उसका रिलेवेंट सेक्शन कौन सा है। पहले 52 गुड फेथ में था, तो अब वो आपको 215 में देखने को मिलेगा। पहले कल्पेबल होमिसाइड जहाँ पे सेक्शन 299 में था, वो आपको सेक्शन 100 बीएनएस में देखने को मिलेगा। मर्डर आपके पहले 300 के अंदर मेंशन कर रखा था, वो 101 में देखने को मिलेगा। तो इसका सेक्शन स्विचिंग मैंने सारे नए कानून के बना दी। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और साथ साथ में आपका जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस। इसके अलावा सर पहली बार मुझे मौका मिला, और मुझे लगता है कि जब मौका मिलता है चौका लगाना चाहिए, और मैंने भी लगाया, बड़ी ईमानदारी से एडमिट करूंगा। दैट टाइम मैंने लिंकिंग के बेयर एक्ट फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया मार्केट के अंदर। ओके, इससे पहले पेपराथन बुकलेट, मेडिटेशन का जो लिंकिंग चार्ट्स वगैरह है वो सब कुछ था। लिंकिंग बेयर एक्ट मैंने निकाला सर मैं आपको बताते बड़ी खुशी फील कर रहा हूँ कि अभी इंडिया के अंदर लगभग 5 to 6,000 ऑर्डर्स में सप्लाई करा चुका हूँ, एग्जीक्यूट कर चुका हूँ। 1000 ऑर्डर ऑलरेडी अंडर प्रोसेस में चल रहे हैं और 1000 ऑलरेडी प्रिंटिंग में चल रहे हैं। इस लिंकिंग के अंदर मैंने अपने पुरानी लाइफ के 10 साल, मेरी जिंदगी के 10 साल जो टीचिंग है उसके सर चीज़ को इसमें झोंक दिया। मैंने इसमें सेक्शन स्विचिंग टेबल ही नहीं, इसके अंदर से मैंने कीवर्ड मेडिटेशन का सेगमेंट डाला है, क्योंकि आप कभी सेक्शन की हेडिंग को, धारा की हेडिंग को याद नहीं कर सकते, लेकिन उसका कीवर्ड हो तो आप उसको याद कर सकते हो। इतना ही नहीं, हर सेक्शन को कहाँ पे आप लिंक कर सकते हो, ये जो टॉपिक पढ़ा ये कहाँ पे जाके लिंक होगा, वो उसके नीचे मेंशन किया। और सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन। क्या होता है आशीष भाई कि बेरियर की प्रेजेंटेशन हमको बड़ी बोरियत देती है, तो उसके इलस्ट्रेशन को मैंने इटैलिक्स का फॉर्मेट दिया, जो प्रोविजो है, जो एक्सप्लेनेशन, उसको स्पेसिफिकली ब्रैकेट का एक प्रेजेंटेशन दिया। इससे क्या होता है, और सबसे बड़ी बात स्पेस, क्योंकि जब कंजेस्टेड चीज को पढ़ते हैं ना तो स्टूडेंट को थोड़ा आलस आता है।
स्टूडेंट को भी आता है, एडवोकेट को भी आता है। थोड़ा स्पेसियस मामला बन जाता है, वो चीज़ आसान है जो हो जाती है। और एक और प्रॉब्लम आज के टाइम में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के अंदर क्या होता है, बिना कमेंट्री वाले बेरेक चाहिए होता है। करेक्ट। अब स्टूडेंट बेरेक खरीदता है, फिर बाद में सिर पकड़ता है कि अब AIB के एग्जाम में क्या करे, फिर बेचारा वापस नए पैसे खर्च करता है। तो इसका भी मैंने एक इलाज निकाला। मैंने इसमें QR कोड टेक्निक को इस्तेमाल किया है इस बेरेट के अंदर, कि अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो QR कोड को स्कैन कर लो। बाकी आपका ये जो बेरेट जिस फॉर्मेट में दे रखा है वो AIB एग्जाम के लिए भी चलेगा और नॉर्मल जो आपका जुडिशियल लॉ एग्जाम उसके लिए भी यूजफुल होगा। सर मैं आपको ज़रूर विद ड्यू रेस्पेक्ट बताना चाहूँगा, ये वो चीज़ है सर। और हार्ड कवर के अंदर आशीष भाई ये मेरे लिए एक खुशी भरा पल भी है कि स्टूडेंट के लिए, वो कहते हैं ना तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जुडिशरी ने मुझे जो कुछ अर्निंग करने का मौका दिया तो उसी की कॉस्ट को मैंने यहाँ पे कंट्रीब्यूट किया है। और सर हार्ड कॉपी कवर जो मैंने इसमें प्रोवाइड किया वो एकदम कॉस्ट के ऊपर मैं स्टूडेंट को भी सप्लाई करवा रहा हूँ और इसके अंदर वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। और मेरा ये विश्वास है कि ये चीज़ आज के समय में जो स्टूडेंट की जो प्रॉब्लम है नए लॉस को लेकर उसको बहुत हद तक सॉल्व करेगी। और इसमें जो अमेंडमेंट है, जो इंसर्टेड है, उनका भी एक आपको प्रेजेंटेशन अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। सर क्या प्राइस होगा बुक का? सर ये तीनों जो कानून है आपके इंग्लिश के, इट्स कॉस्ट टू 349 हार्ड कवर, विच इज आई गेस नहीं सर ये मैं बिल्कुल इंडिया के लेवल पे बताना चाहता हूँ कि इस कॉस्ट पे इस क्वालिटी के साथ में भारत का कोई पब्लिकेशन डील नहीं कर रहा है। हालांकि मैं चाहता हूँ आए, लेकिन अभी कोई डील नहीं कर रहा है। और शायद ईश्वर ने सौभाग्य दिया सर इसलिए कर पा रहा है। एक हाथ से इधर आ रहा है तो दूसरे हाथ से करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच सर, आप पॉडकास्ट में आए, आपने इतनी अच्छी बातें बताई स्टूडेंट्स को और बहुत मजा आया। आशीष भाई एक बात मैं आपके बारे में कहना चाहता हूँ। मैं आपके मैंने इसमें यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह देखे, तो एक जो आपकी चीज़ है ना, एक अलग तरीका है लॉ को समझाने का तरीका, अलग एंगल से आप चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। डिजी लॉकर पता नहीं कितने वीडियोज आपने बना रखे। आशीष भाई 2 लाइनें आपके इस चीज़ के लिए। अरे सर कि इस चीज़ को मतलब मैं चाहता हूँ कि आप कभी रोकना मत, और रोके वैसे भी नहीं आप फिर भी। और आशीष सोसाइटी को जरूरत है आए, रुके न तू झुके न तू, चला चले अतीत के प्रमाण से भविष्य के निर्माण तक। संकल्प क्यों तेरा मौन है, विकल्प में तू कौन है, चौऔर जंग है छिड़ी, एकांत में क्यों कौन है। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और ऑनेस्टली ऐसे आशीष की सोसाइटी को जरूरत भी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क सर। बाकी आप सर कविता बहुत अच्छी बताते हैं मैं इस चीज का फैन हो गया। गाइज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिए और मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता ही रहूंगा। और नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्द आ रही है, इसी हफ्ते आ रही है। सो सिट बैक और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।